फार्मेसी एंड मैनेजमेंट का पेपर सोल्यूशन 2023। इसके पहले हम 2024 के सभी पेपर को पूरी तरह से क्लियर कर लिए थे और ये 2023 के जितने भी आपके पेपर हैं, चाहे वो किसी ईयर को हो, उसको भी हमने अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिए हैं। ये आपके सामने 2023 का पेपर है। ठीक है, अब इसमें क्या है, कैसे है, सब कुछ हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं A to Z सोल्यूशन के साथ। ठीक है, ठीक, तो इस वीडियो में हम क्या कवर करने वाले हैं, सभी को गुड मॉर्निंग। ठीक है, अभी ये शुरू करने वाले हैं कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट का पेपर सोल्यूशन 2023 का। ठीक है, कोडिंग की बात की जाए तो कितना आपके ये कोड है, देखिए आपके सामने ये है यहाँ से। और आपको थोड़ा सा बता देते हैं, देखिए आप साल भर कुछ भी नहीं पढ़े हैं, ठीक है, साल भर कुछ भी नहीं पढ़े हैं, ठीक है, तब भी कोई टेंशन नहीं। केवल आप 2 साल का अच्छे से पेपर एनालिसिस कर दिए 2023 का, उसके बाद 2024 का पेपर सोल्यूशन एकदम अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिए। ठीक, और हमारे द्वारा बनाया गया सुपर 25 क्वेश्चन, कितना, सुपर 25 क्वेश्चन और विथ सोल्यूशन, यानी इसका आंसर वगैरह भी क्या करिएगा, पूरा डिटेल में बना के दे दिया जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो ये सामने दिख रहा है, देखिए किसका लिख रहा है, कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट। अभी पूछ रहे हैं किसका पेपर चल रहा है। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास क्या कर देते हैं, यहाँ से हम क्या कर देते हैं, अब ये सब अच्छे से यदि आप तैयार कर लेते हैं तो एग्जाम में अच्छे तरीके से फोड़ के आएंगे। इसके पहले बता देते हैं, चाहे हिंदी में लिखिए चाहे इंग्लिश में, किसी वर्जन में लिख सकते हैं। अब 2024 का सभी पेपर का सोल्यूशन ऑलरेडी करा दिया गया था, बचा हुआ 2023 का एटलीस्ट सारा हो चुका है, ये आपका लास्ट पेपर है। इसके बाद हम जानते हैं एक पेपर बचा हुआ, नहीं तो ये पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। कल अथवा परसों से क्या कर दिया जाएगा, सुपर 25 क्वेश्चन की सीरीज तैयार की जाएगी। ठीक है, और उस पर आप अच्छे तरीके से देख लेंगे। ठीक है, तैयार की जाएगी का ऑलरेडी इसे यानी मेंशन है। ठीक है, इसे आप प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये लिख रखा कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट के बारे में। अब ये कोड की बात की जाए तो 2607 ये आपका प्यारा सा कोड है। मेन मुद्दे पर यदि आया जाए तो पार्ट ए में टोटल कितने क्वेश्चन रहते हैं भैया, 7 क्वेश्चन रहते हैं, बट 6 टाइम करना रहता है। बट हर एक क्वेश्चन को हम अच्छे तरीके से तहे दिल तक जाकर उसको अच्छे तरीके से कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो क्या लिख रखा है इसमें, पहला क्वेश्चन यहाँ से आ देते हैं। सबसे पहले एक्सप्लेन द रोल ऑफ कम्युनिटी फार्मासिस्ट, यानी कम्युनिटी फार्मासिस्ट मतलब कम्युनिटी फार्मेसी के बारे में पूरा डिटेल में आपको बताना पड़ेगा। ठीक, तो सबसे पहले कम्युनिटी फार्मेसी होती क्या है, इसका मेन उद्देश्य क्या होता है, उसके बाद रोल ऑफ कम्युनिटी फार्मेसी आप लिख देंगे अच्छे तरीके से। ठीक, तो ये आपके सामने प्यारा सा रहा नोट के बारे में। तो ये कम्युनिटी फार्मेसी क्या होती है, सिंपल सा समझिए, कम्युनिटी फार्मेसी होती क्या, जैसे एक छोटा सा सोसाइटी में, ठीक है, कमेटी में क्या कर देते हैं, कमेटी में एक छोटा सा फार्मेसी की दुकान खोल देते हैं। ठीक है, जिसपे उस यानी सोसाइटी को ड्रग्स का, दवा का, सब कुछ आप क्या कर देते हैं, अच्छे तरीके से उपचार करते हैं। तो उस ऐसे को क्या बोला जाता है, कमेटी यानी कम्युनिटी फार्मेसी बोला जाता है। तो क्या लिख रखा है, कम्युनिटी यानी फार्मेसी ज ब्रांच ऑफ फार्मेसी दैट डील विथ द वेरियस एरिया ऑफ पेशेंट केयर, इसमें पेशेंट का केयर किया जाता है, ड्रग्स की डिस्पेंसिंग की जाती है और एडवाइजिंग दी जाती है किसको, पेशेंट को, ऑन सेफ तथा रेशनल यूज ऑफ ड्रग्स। मतलब इसमें क्या क्या करते हैं, सबसे पहले पेशेंट की केयर की जाती है, दवा की डिस्पेंसिंग की जाती है, और तुम्हारे पास एडवाइजिंग पेशेंट ऑन द सेफ, और तुम्हारे पास रेशनल यूज ऑफ ड्रग, बताया जाता है कि ये दवाइयाँ इसमें सेफ है और कौन सी दवाइयाँ आपको लेनी है, इसी के अंतर्गत बताई जाती है। नेक्स्ट में क्या लिखा, कम्युनिटी फार्मेसी इज बाई फार द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ द फार्मेसी। ठीक है, ये देखा जाए सबसे पॉपुलर फॉर्म ऑफ यानी फार्मेसी है। इसमें क्या करते हैं, डेट प्रोवाइड मेडिकेशन, ये क्या कर देते हैं, फार्मेसी क्या करती है, मेडिकेशन प्रोवाइड कराती है, हेल्थ एडवाइस देती है जनरल पीपुल को, मतलब जो कमेटी में जितने भी पीपल रह रहे हैं उनको नॉर्मल, ठीक है, व्यवस्था देती है कि उसे यानी मेडिकेशन पर दवा प्रोवाइड कराएगी। ठीक, हेल्थ एडवाइस देगी, हेल्थ रिलेटेड कोई भी इशू रहेगा तो उसको एडवाइस देगा, तो उसे आप ट्रीट करके आप सही कर सकते हैं, या दवा के द्वारा या अपने कुछ थेरेपी के द्वारा उन्हें ट्रीट किया जाएगा। ठीक, ये होगा। नेक्स्ट में क्या लिखा, यानी कम्युनिटी फार्मेसी डील विद द कंपाउंडिंग, ये कंपाउंडिंग करते हैं। कंपाउंडिंग मतलब दवा को पूरी अच्छे तरीके से इकट्ठा करते हैं, कंपाउंडिंग करते हैं। काउंसलिंग करते हैं, जैसे पेशेंट किस कंडीशन में है, पेशेंट को कितने दिन से दवाइयाँ चल रही हैं, क्या क्या कंडीशन है, सब कुछ मेंटेन करने की जिम्मेदारी किसकी होती है, कम्युनिटी फार्मेसी की। तो ये जनरल पीपल का है। देखो काउंसलिंग करते हैं, उसका डिस्पेंसिंग मतलब जैसे डिस्पेंसिंग एरिया होता है जहाँ दवा को सब, ठीक है, मेंशन किया जाता है, तो उसको भी मेंटेन करने की जिम्मेदारी कम्युनिटी फार्मेसी की होती
है। ठीक, अब यहाँ से हम देख लेते हैं यानी ऑब्जेक्टिव ऑफ कम्युनिटी फार्मासिस्ट, मतलब इसका मेन उद्देश्य क्या है। ठीक है, मेन उद्देश्य क्या है, उसका रोल देख के अपना खत्म हो जाएगा। तो क्या लिखा है, पहले फार्मास्यूटिकल केयर करने के लिए, फार्मास्यूटिकल मतलब दवाओं से क्या कर देते हैं, किसी न किसी पर्सन को ये केयर करते हैं। कोई भी चीज़ कहेंगे, ठीक है, तो कोई भी चीज़ यदि ये करेंगे तो विद द हेल्प ऑफ ड्रग्स, यानी दवा के द्वारा लोगों को क्या कर देंगे, ट्रीटमेंट उनको देंगे। ठीक है, जैसे जो ही लिखा है फार्मास्यूटिकल केयर करेंगे। उसके साथ नेक्स्ट, दवा के द्वारा किसी ड्रग्स, यानी दवा के द्वारा क्या कर देंगे, उसको थेरेपी देंगे, जिसे हम क्या बोलते हैं, फार्माकोथेरेपी बोला जाता है, इसको करेंगे। नेक्स्ट में तुम्हारे पास हेल्थ प्रमोशन स्ट्रेटजी, मतलब बहुत सारे तुम्हारे पास प्रमोशन होते हैं कि हेल्थ को कैसे मैनेज करना है, कैसे सबको डील करना, उसको प्रमोशन करने की स्ट्रेटजी की जाती है। नेक्स्ट में हैव गुड स्किल ऑफ कम्युनिकेशन विथ पेशेंट, पेशेंट के साथ फार्मासिस्ट क्या करेगा, अच्छे तरीके से कम्युनिकेशन बनाएगा। ठीक है, जितने अच्छे से पेशेंट्स के साथ कम्युनिकेशन बनाएगा उतनी दवाइयाँ आप अच्छे से ले पाएंगे। जैसे पेशेंट से आप देखिए, पेशेंट से आप अच्छे से बोलेंगे तो कहेगा बढ़िया बढ़िया डॉक्टर है यार। ठीक है, ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ लिखा गया कि पेशेंट के साथ कम्युनिकेशन करना एक फार्मासिस्ट की ड्यूटी होती है। हेल्थ केयर प्रोवाइड करना, उन्हें अच्छी से अच्छी सुविधाएं उन्हें देने की जिम्मेदारी इनकी ही होती है। ठीक, नेक्स्ट में क्या लिखा, डॉक्यूमेंट एवरीथिंग इज ऑर्डर, मतलब हर एक डॉक्यूमेंट को ऑर्डर में अरेंज करेंगे कि पेशेंट के बारे में ये क्या क्या बोल रहे हैं, सब कुछ डॉक्यूमेंट जो रहेगा इनसे रिलेटेड सबको क्या करेंगे, एक मैनर में हम अरेंज करेंगे। इनका ये उद्देश्य है, क्या क्या देखें, सबसे पहले देखिए कम्युनिटी फार्मेसी क्या होती है, इसका मेन उद्देश्य क्या होता है, इसको हमने देखा। उसके बाद हमें क्या देखना पड़ेगा, रोल ऑफ फार्मासिस्ट, ये आपके सामने रोल ऑफ फार्मासिस्ट दिया गया है। ठीक, अब इसमें रोल ऑफ फार्मासिस्ट में क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले रोल ऑफ डिफरेंट काइंड से तुम्हारे पास रोल दिया गया है। ठीक है, देखिए अलग अलग जगह से रोल दिया गया, यानी फार्मासिस्ट कहाँ कहाँ काम कर सकता है, अपनी रोल कहाँ, दवा की लिखा, दवा का डिस्पेंसिंग करना इनकी जिम्मेदारी होती है, किसकी, एज ए फार्मासिस्ट की जिम्मेदारी होती है। नेक्स्ट में क्या लिख रखा, दवा का डिस्पेंसिंग मतलब डिस्पेंसिंग एरिया में जाएंगे तो दवा को अब वो डिस्पेंस करके आपको देंगे अच्छे तरीके से। ठीक है, सभी को गुड मॉर्निंग भाई। ठीक है, ठीक, अब इनका रोल क्या क्या होता है उसको हम अच्छे तरीके से देखते हैं। सबसे पहले दवा की डिस्पेंसिंग करना इनका सबसे अच्छा काम होता है। देखिए जो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस किया रहेगा उतना ज़्यादा वो दवा की डिस्पेंसिंग के बारे में नॉलेज रख पाएगा। ठीक, फिर नेक्स्ट में क्या लिख रखा, पेशेंट की काउंसलिंग करेगा, मतलब पेशेंट की काउंसलिंग मतलब समझते हो, पेशेंट का पूरा ब्यौरा लिखेगा कि दवा कैसे चला रहे हैं, नाम, अता पता, वेट, बीपी सब कुछ मेंटेन करने की जिम्मेदारी पेशेंट काउंसलिंग कहलाती है। इसकी जिम्मेदारी किसकी होती है, ठीक है, यहाँ पर हो जाती है। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास, नेक्स्ट में तुम्हारे पास प्रमोशन हेल्थ, यानी हेल्थ प्रमोशन करेंगे। ठीक है, हेल्थ प्रमोशन मतलब हेल्थ से रिलेटेड जितना भी प्रमोशन होता है वो भी आप कर सकते हैं, क्योंकि हेल्थ को टिप्स आपको देनी जिम्मेदारी बनती है। डिजीज प्रिवेंशन, यानी डिजीज को कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है, यानी रोका जा सकता है। ठीक है, वो भी आपकी जिम्मेदारी बनती है। छोटी, यानी लिखा लिखा छोटी बीमारियों का इलाज भी फार्मासिस्ट कर सकता है। जैसे छोटी बीमारी है, जैसे किसी को नॉर्मल टाइफाइड हो गया तो उसे आप ट्रीट कर सकते हैं दवा के द्वारा, कागज़ वगैरह देख के। ठीक है, और तुम्हारे पास बहुत सारी जानकारी उन्हें दे सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा यहाँ से। ड्रग्स का मैनेजमेंट करना इन्हीं की जिम्मेदारी बनती है, किसकी, फार्मासिस्ट की। ठीक, नेक्स्ट में तुम्हारे पास हेल्थ पब्लिक हेल्थ, पब्लिक की, आप क्योंकि कम्युनिटी फार्मेसी में आप काम ही कर रहे हैं तो पब्लिक हेल्थ की सेवा करना आपका परम उद्देश्य है। ठीक, ये हो जाएगा। फिर क्या लिखा, असेसिबिलिटी, मतलब क्या कर सकते हैं, कोई भी दवा पर्सन लेके आ रहा है या कोई पर्चा लेके आ रहा है, प्रिस्क्रिप्शन लेकर आ रहा है, तो उसको यानी एक्सेस करेंगे, फिर उन्हें हम ट्रीट करेंगे दवाइयों के द्वारा। ठीक, तो ये तुम्हारे पास क्या था, प्यारा सा क्वेश्चन। देखिए हमसे क्वेश्चन क्या पूछा था, देखिए कहा था रोल ऑफ कम्युनिटी फार्मेसी, कम्युनिटी फार्मेसी होती क्या है, इसका हमने उद्देश्य यानी ऑब्जेक्टिव लिखा, उसके बाद रोल आपके सामने ये है। तो इस तरह से आपको क्या कर देना है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना रहता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा बाबू,
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा, डिस्क्राइब डिफरेंट पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, यानी प्रिस्क्रिप्शन के कितने पार्ट होते हैं उसको तुम्हें अच्छे तरीके से क्या करना है, डिस्क्राइब करना है। ठीक है, अच्छे तरीके, जितने अच्छे से आप डिस्क्राइब करेंगे आप ही के लिए उतना सुविधाजनक रहेगा। ठीक है, तो प्रिस्क्रिप्शन क्या होता है, ठीक है, कैसे, तो इसको तुम्हें क्या कर देना है, डिफाइन करना है। प्रिस्क्रिप्शन के बारे में अच्छे से आप जानते होंगे। ठीक है, इसके कईयों पार्ट होते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले लिख रखा तुम्हारे पास प्रिस्क्रिप्शन क्या होता है। ठीक है, ये आपके सामने प्यारा सा ऐसे हेडिंग डालना का प्रिस्क्रिप्शन, ये 2000 ठीक है 24 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। इस वहाँ पर इस जो शॉर्ट आंसर था उसमें क्वेश्चन में पूछा गया था प्रिस्क्रिप्शन क्या होता, बस इतना ही केवल पूछा था। ठीक है, तो ये प्रिस्क्रिप्शन होता क्या, देखिए आप प्रिस्क्रिप्शन को समझने से पहले समझिए क्या होता है। जैसे आप किसी हॉस्पिटल में जाते हैं दवा करवाने, तो कहते हैं जाओ पर्ची कटवा के लाओ, रियलिटी है पर्ची कटवाते हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल पे जाते तो कम लगता है, प्राइवेट हॉस्पिटल पे जाते तो 500 अथवा 300-400 फीस लगती है। तो एक उसको आपको ऐसे पर्चा देते हैं। ठीक, पर्चा देने से पहले आपका पूरा नाम लिख लेते हैं, गांव, पता, मोबाइल नंबर, ठीक है, किसको क्या यानी क्या प्रॉब्लम है, क्या दिखाना है, तो वो सब कुछ यहाँ अच्छे तरीके से लिख लेते हैं। ठीक, ऊपर हॉस्पिटल का नाम वगैरह सारा डिटेल में रहता है। अब ये जो पर्चा प्राप्त किए हैं, ठीक है, पर्चा जो प्राप्त किए हैं, ठीक है, यही तुम्हारे पास प्रिस्क्रिप्शन बन चुका। अब इसी को डॉक्टर के पास ले जाएंगे, डॉक्टर इस पे दवाइयाँ लिखेंगे, वो फार्मासिस्ट के पास आप जाएंगे, फार्मासिस्ट दवाई आपको देगा। तो ये जो पर्चा है उसी को क्या बोलते हैं, प्रिस्क्रिप्शन बोलते हैं, जो एक डॉक्टर के द्वारा लिखा जाता है। क्या लिख रखा, एक लिखा मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन इज ए राइटन ऑर्डर, ठीक है, फ्रॉम ए डॉक्टर। देखिए एक डॉक्टर के द्वारा लिखा जाता है, किसके लिए, टू ए केमिस्ट, मतलब किसके लिए, जो केमिस्ट की दुकान खोल रखा है। डेट इंक्लूडिंग इंस्ट्रक्शन, देखो लिखा है इंस्ट्रक्शन फॉर, ठीक है, प्रिपेयरिंग एंड डिस्पेंसिंग मेडिसिन टू ए पेशेंट, मतलब पेशेंट को क्या कर देते हैं, ये इंस्ट्रक्शन देते हैं और कहीं दवा को कैसे एक्चुअली प्रिपेयर करना। डॉक्टर इस पर लिख दिए कि ये दवा इन्हें देनी है, तो उसको दवा को क्या कर देना, प्रिपेयर करना जिम्मेदारी बनती है फार्मासिस्ट की। कैसे दवा को डिस्पेंस करना है, यानी टू द पेशेंट, पेशेंट के लिए, तो इसको क्या बोला जाएगा, प्रिस्क्रिप्शन बोला जाएगा। नेक्स्ट में क्या लिख रखा है, द प्रिस्क्रिप्शन द प्रिस्क्रिप्शन रिप्रेजेंट द मेथड थ्रू विच द ट्रीटमेंट मॉडिफाई, यानी क्या लिखा, मॉडिफाइली, ठीक है, मोडिटिली लिखा है, मोडिलिटी इज प्रोवाइड टू द पेशेंट, मतलब सिंपल सा क्या होता है, प्रिस्क्रिप्शन एक तरह का मेथड होता है कि हम पेशेंट को कैसे हम क्या कर सकते हैं, उनको दवा लिख सकते हैं। ऐसा थोड़ी नहीं कि बार बार फ़ोन से बोलेंगे कि भाई ये दवा दे दो, इनको ये परेशानी है। ठीक है, तो इसमें मान लेते सुनने में थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, तो बहुत सारी से बढ़िया हम पेशेंट भी खुश रहे कि ये पर्ची लिख जाए, चाहे जहाँ वो दवा पा जाएगा आराम से। यदि ब्रांड क्वालिटी की दवाई रहेंगी, घटिया क्वालिटी का डॉक्टर नहीं रहेगा, तो ब्रांड लिखवा करते हैं सब लोग, अच्छे डॉक्टर। ठीक है, तो वो होता है। ये हो गया यहाँ से। नेक्स्ट में तुम्हारे पास लिखा है ए प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर में भी, यानी क्या होना चाहिए, रिटेन होना चाहिए, लिखना होना चाहिए। ठीक है, मे भी यानी क्या होना चाहिए, रिटेन फॉर्म में होता है। इशू बाय द फिजिशियन, ये फिजिशियन के द्वारा लिखा जाता है, कोई डेंटिस्ट हो उनके द्वारा, कोई वेटनरी है मतलब जो तुम्हारे पास डॉक्टर होते हैं पशुओं के, उनके द्वारा। ठीक है, अदर प्रॉपरली लाइसेंस मेडिकल प्रैक्टिशनर ही से क्या कर सकता, प्रिस्क्रिप्शन लिख सकता। तुम सोचो तुम प्रिस्क्रिप्शन लिखो तो ये नहीं कर सकते हैं। ठीक है, प्रिस्क्रिप्शन वही बंदा लिख सकता है जो अच्छे से डिग्री फिजिशियन पर्सन हो, डेंटिस्ट पर्सन हो, वेटनरी पर्सन हो, और तुम्हारे कोई लाइसेंस धारी मेडिकल प्रैक्टिशनर हो, अच्छे तरह से प्रैक्टिस किया हो, वही लिख सकता है। ठीक, प्रिस्क्रिप्शन फॉर ईच पेशेंट इज ए यूनिक एंट्री होती है, हर एक पेशेंट के लिए अलग अलग होती है। तुम सोचो इसका प्रिस्क्रिप्शन लिख जाए, हम दवा लेकर खा लें, तो ऐसा नहीं, क्योंकि आपको कोई और बीमारी है, उनको कोई और बीमारी है, तो अलग अलग हो सकती है। तो लिखा यूनिक एंटिटी, यानी एंटिटी होती है डिजाइनेटिंग ए स्पेसिफिक मेडिकेशन। ठीक है, ये तुम्हारे पास मेडिकेशन फॉर द स्पेसिफिक पेशेंट एट द स्पेसिफिक टाइम, मतलब ये प्रिस्क्रिप्शन जो पर्चा होता है, तुम सोचो जैसे वाले तभी घर में आपके कोई सही हो गए, तब कहीं के अलावा पर्चा लिख जाए, हम भी उसी डॉक्टर से दवा ये सब लेके चले हैं, तो ऐसा नहीं, क्योंकि हर एक पर्चा क्या होता है, अलग अलग पेशेंट के लिए अलग अलग होता है। ठीक, तो वही लिखा है स्पेसिफिक पेशेंट है एट ए स्पेसिफिक टाइम, मतलब उसका भी प्रिस्क्रिप्शन का भी टाइमिंग होता है कि 20 दिन 25 दिन 30 दिन कितना दिन तक वो चलेगा। जैसे अभी तुम्हारे पास है हॉस्पिटल जाएंगे ना, तो लिखेंगे 15 दिन के बाद पर्चा मान्य नहीं है। ठीक है, तो ऐसे लिखा रहता है 15 दिन 20 दिन, ये सब चीज़ें होती हैं। ठीक, तो ये तुम्हारे पास हो गया। इनके बाद टाइप ऑफ प्रिस्क्रिप्शन दो तरह का होता है, कंपाउंडिंग यानी प्रिस्क्रिप्शन होता है, नॉन कंपाउंडिंग, बट ये हमसे पूछा नहीं है तो हमने बता दिया बस। ठीक है, पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन पूछा, यानी प्रिस्क्रिप्शन के कितने एक्चुअल में पार्ट होते हैं, इसको पूरा अच्छे तरीके से आपको डिटेल में बताना पड़ेगा। ठीक है, ठीक,
देखिए अब प्रिस्क्रिप्शन में होता क्या है, सबसे पहला पार्ट ये लिखा प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन है, जब फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, मतलब एक प्रिस्क्रिप्शन रहेगा तो उसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हो सकती है, जैसे ठीक है, जैसे में क्या क्या हो सकता है आपको हम बताते हैं एकदम अच्छे तरीके से। ठीक है, जिसमें पहला लिख रखा डेट मेंशन होना ही होना चाहिए, कोई भी प्रिस्क्रिप्शन रहे तो डेट यदि नहीं मेंशन है तो आप दवाइयाँ नहीं देंगे। दोबारा बोल रहे हैं, यदि प्रिस्क्रिप्शन में दवाइयाँ ठीक है वो डेट मेंशन नहीं है तो आप दवाइयाँ नहीं देंगे, नहीं तो आप ही पकड़े जाएंगे। ठीक, तो आप ही के लिए बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं। ठीक, तो वही लिखा मेंशन ए डेट ऑन प्रिस्क्रिप्शन, मतलब किस दिन की ये प्रिस्क्रिप्शन है, मतलब किस दिन का ये पर्ची, वो भी डेट मेंशन होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या लिख रखा है जी, ठीक, वो यानी पर्सन का नेम होना चाहिए, पेशेंट का नेम होना चाहिए, एज होना चाहिए, सेक्स या मेल है फीमेल, पूरा एड्रेस होना चाहिए पेशेंट का उस प्रिस्क्रिप्शन पे। ठीक, अब दूसरा पार्ट आता तुम्हारे पास, यानी लिखा सुपर इस यानी सुपर स्क्रिप्शन। सुपर स्क्रिप्शन मतलब क्या हो गया, वो जो डॉक्टर लोग क्या कर देते हैं ऐसे आर्यक्स, ठीक है, यूज टू डिनोट सुपर स्क्रिप्शन, मतलब अब जो बंदा वही रहेगा जो फिजिशियन वगैरह रहेगा आर्यक्स लगाएगा, क्या करेगा आर्यस लगाएगा। तो आर्यक्स मीन क्या होता है, गॉड ऑफ हीलिंग फॉर रिकवरी, मतलब वो भगवान से प्रार्थना करती है जल्दी से जल्दी बंदा रिकवर हो जाए। तो एक पार्ट तुम्हारे पास सुपर स्क्रिप्शन, इसको याद रखना है पहला पॉइंट। अब नेक्स्ट पार्ट में तुम्हारे पास क्या आते हैं, इनक्रिप्शन होना चाहिए। क्या होना चाहिए बाबू, इनक्रिप्शन होना चाहिए। इनक्रिप्शन मतलब जैसे इट कंटेन ड्रग्स नेम, उसमें ड्रग्स का नाम होना चाहिए, क्वांटिटी होना चाहिए, कितनी क्वांटिटी में इन्हें देना है, 4 दिन 8 दिन 5 दिन, कितनी दिन के दवाइयाँ चलाना है। अदर इन्फॉर्मेशन सच है, तुम्हारे पास एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट होना चाहिए, ठीक है, लिखा एडजुवेंट होना चाहिए और व्हीकल वगैरह सब कुछ डिटेल में उस दवाइयाँ में होना चाहिए। ठीक, अब तुम्हारे पास सब्सक्रिप्शन में, तुम्हारे पास सब्सक्रिप्शन में डोजिंग होना चाहिए कि सुबह शाम खाना है कि दोपहर खाना है कि सोते समय खाना की जो आवश्यकता पड़े तब खाना, तो उसमें लिखा रहता है यदि ओडी तो समझ लो दिन भर में एक बार सुबह या शाम खा सकते हैं, बीडी मतलब दिन भर में 2 बार, टीडीएस मतलब दिन भर में 3 बार खा सकते हैं, यस ओएस मतलब जब ज़रूरत पड़े तब आप खा सकते हैं। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास सब्सक्रिप्शन हो जाएगा, साइन हो जाएगा, उस पर प्रॉपर साइन होना चाहिए डॉक्टर या फिजिशियन या किसी भी चीज़ का। ठीक है, तो यहाँ पर साइन होना चाहिए, हैंड राइटिंग होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए, और याद रखना पेशेंट का नेम ऑफ फिजिशियन और शॉर्ट हैंड राइटिंग में, नहीं कंप्यूटर प्रिंटेड हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्यों, क्योंकि कंप्यूटर से तुम कहीं से भी प्रिंट कर सकते हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, पूरा प्रॉपर ऐसे लिखा होना चाहिए। ठीक, तो इतने तुम्हारे पास पार्ट हो गए हैं। ठीक है, अब लिखना चाहें तो ये भी लिख सकते हैं, तो हमारे पास लीगलिटी ऑफ प्रिस्क्रिप्शन कब लीगल हो जाएगा। ठीक है, लीगल में सिग्नेचर प्रिस्क्रिप्शन का होना चाहिए, मतलब डॉक्टर का सिर्फ प्रिस्क्रिप्शन रहेगा तो लीगल रहेगा, नहीं तो आप समझ लीजिए फर्जी प्रिस्क्रिप्शन है। ठीक है, प्रॉपर एड्रेस होना चाहिए, क्वालिफिकेशन आप प्रिस्क्राइब क्लीन यानी क्लियर होना चाहिए, मतलब जहाँ से आप दवाइयाँ ला रहे हैं जिस हॉस्पिटल का पूरा ब्यौरा अच्छे से होना चाहिए। ठीक है, उसका नेम होना चाहिए, एड्रेस ऑफ पेशेंट, पेशेंट का नेम होना चाहिए, एड्रेस वगैरह सारा होना चाहिए, पेशेंट का एज भी होना चाहिए, पेशेंट का यदि, ठीक है, अब देखो एज ऑफ पेशेंट इफ़ बिलो, तुम्हारे पास कितना, तुम्हारे पास 12 साल से नीचे है तो उसको वेटिंग भी होनी चाहिए, कितने महीने यानी कितने वेट का है वो भी होना चाहिए। आल्सो सीन वैलिड डेट, मतलब उसमें क्या करना चाहिए, विद इन द 6 मंथ, कम से कम तुम्हारे पास वैलिड डेट होना ही होना चाहिए। ठीक, तो इतना तुम्हें क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। अब एक प्यारा सा प्रिस्क्रिप्शन दिखाते हैं, तो एक्चुअली प्रिस्क्रिप्शन होता क्या है। ठीक है, ये आपके सामने एक पर्चा मान लेते हैं, ठीक है, ये आपके सामने पर्चा है। ठीक है, तो ये आपके सामने, अब फोन आ गया। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास होना चाहिए, मतलब ये पर्चा यदि होना रहेगा, ठीक है, पर्चा रहेगा तो क्या क्या चीज़ उस पर्चे में रहेगा, देखिए आपको यहाँ पर ध्यान से सुनिए। सबसे पहले उस हेल्थ केयर का पूरा डिटेल में नाम रहेगा, मतलब हॉस्पिटल के यहाँ पूरा नाम रहेगा, हॉस्पिटल का तुम्हारे पास क्या होना चाहिए। ठीक है, वेट करो भाई 1 मिनट।
इसी में फ़ोन भी आ जाता भाई। ठीक है, तो एक चीज प्रिस्क्रिप्शन में पहले उस हॉस्पिटल का पूरा ब्यौरा यहाँ पर होना। यहाँ पर देखिए क्या उसका फ़ोन नंबर वगैरह है, पुराने ज़माना का है तो ये वाला फ़ोन नंबर लिखा हुआ है। डेट मेंशन जरूर होना चाहिए जिस दिन आप करवा रहे हैं। उसके बाद पेशेंट का नाम होना चाहिए, एज होना चाहिए, सेक्स मेल है या फीमेल, देखिए एग्जाम्पल के तौर पे लिखा हुआ। पूरा एड्रेस होना चाहिए, पूरा डिक्शन। अब यहाँ से क्या करेगा वो बंदा, RX जिसे हम सुपर स्क्रिप्शन बोलते हैं, ये लिखा होना चाहिए। उसका इनक्रिप्शन में पूरी दवाइयाँ यहाँ पर लिखेगा। देखिए पूरी दवाइयाँ कितने कंपाउंड में लिख रहा है, यहाँ से चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर सिग्नेचर उस यानी पेशेंट का पूरा सिग्नेचर होना चाहिए। ठीक है, पेशेंट का नहीं एक्चुअल में तुम्हारे पास लिखा है, ठीक है, क्लुक यानी कि लिखा को क्लियर मेंशन टीयर ऑफ द पोस्ट टू का सिग्नेचर, मतलब उसका जैसे ना किसी का थंबनेल वगैरह होता है टैब वगैरह कर दे तो वो होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर जैसे डॉक्टर प्रदीप सिंह लिखा, MCMD या रजिस्ट्रेशन नंबर ये तुम्हारे पास दिया, ये फॉर एग्जाम्पल के तौर पे एक प्रिस्क्रिप्शन दिया गया है। तो इसी तरह से आपको प्रिस्क्रिप्शन देखना पड़ेगा। यदि लिखना चाहें तो आप वहाँ बना सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, तो ये हो जाएगा प्रिस्क्रिप्शन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह दिया भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले आते हैं। कह दिया व्हाट डू यू मीन बाय द वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, गिव एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन। सबसे पहले वर्बल कम्युनिकेशन यानी कम्युनिकेशन होता क्या, इसके बारे में बताना पड़ेगा। उसके बाद एडवांटेज और डिसएडवांटेज बताना पड़ेगा, इसका पूरा डिटेल में। ठीक, तो सबसे समझते हैं वर्बल कम्युनिकेशन होता क्या। देखिए अब वर्बल कम्युनिकेशन समझने से पहले आप थोड़ा सा समझिए, जैसे हमसे आप बातचीत कर सकते हैं, ठीक है, फ़ोन से कर सकते हैं, आपके सामने हम खड़े रहें तभी बात कर सकते हैं। तो इसी तरह से तुम्हारे पास क्या होता है, कम्युनिकेशन होता है कि लिख कर लोग करते हैं। जैसे अभी डॉक्टर क्या करेगा, ऐसे किसी पर्चे पर लिख के दे देगा, तो वो बात किसके द्वारा कर रहा है। ठीक है, अब कौन आ गया जी, सारा परेशानी इसी में आती है यार। ठीक, तो ये तुम्हारे पास हो जाएगा इन सब चीज़ के बारे में। क्या लिख रखा, वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, इसका फायदा और नुकसान पूरा डिटेल में आपको बताना पड़ेगा। तो ये आपके सामने रहा वर्बल कम्युनिकेशन। अब ये देखा जाए तो कम्युनिकेशन का जरिया क्या होता है। देखिए हम आपसे जुड़ रहे हैं विद द हेल्प ऑफ मोबाइल, या फ़ोन से भी बतिया ले रहे हैं, व्हाट्सएप पे चैटिंग कर रहे हैं, या बोल के बतिया दे रहे हैं। ठीक, तो कई तरह का होता है, ऐसे नहीं। अब छोटे क्लास में पढ़े होंगे भाषा दो तरह की होती है, लिखित भाषा एक मौखिक भाषा। ठीक है, तो लिखित भाषा क्या करें, सब कुछ लिख के हम आपके बात कर सकते हैं, और मौखिक भाषा मतलब हम मुंह के द्वारा बात किया जा सकता है। ठीक, तो वही तरह से कम्युनिकेशन होता है। तो हो कहा रहा है वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है। वर्बल कम्युनिकेशन इज ए कम्युनिकेशन इन विच सेम टाइप ऑफ द, ठीक है, लैंग्वेज इज यूज, मतलब इसमें हम आपके बोल चाल में अपने ही भाषा में, जैसे सेम मतलब क्या लिखा, सेम टाइप। जैसे पेशेंट भोजपुरी में बोल रहा है तो भोजपुरी हम उसे समझाइए, हिंदी में बोल रहा है तो हिंदी हम समझाइए। यदि तुम्हारे पास है, ठीक है, डिजास्टर हो जाती है, आप एक रूम में स्टडी करवाएं, एक रूम में, एक ही रूम में तो होता भाई। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास क्या लिखा, वर्बल कम्युनिकेशन इज ए कम्युनिकेशन विद द सेम टाइप ऑफ द लैंग्वेज यूज करना चाहिए, उसमें सेम टाइप का तुम्हारे पास यूज होना चाहिए, जैसे वो बोले उसी तरह से आपको भी बोलना चाहिए। ठीक, ठीक है, अब उसके बाद तुम्हारे पास क्या बोल दिया है, ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक, अब हो का रहा, देखिए नेक्स्ट में क्या लिखा, इट इज ए कम्युनिकेशन इन विच द वर्ड आर यूज टू डिलीवर द मैसेज ओरली आर इन ए रिटेन फॉर्म, मतलब एक्चुअल में देखा जाए तो ये रिटेन फॉर्म नहीं किया जाता, सब कुछ ओरली किया जाता विद द हेल्प ऑफ माउथ, यानी मुंह के द्वारा हम क्या कर देते हैं, ठीक है, मुंह के द्वारा उसे क्या कर देते हैं, बातचीत करते हैं। ओरली कब करेंगे, जब उसे हमारे सामने रहेगा, लिखते जाएंगे बोलते जाएंगे, लिखते जाएंगे बोलते जाएंगे। नहीं, कुछ डॉक्टर होते हैं गूंजते रहते बोलते रहते, गूंजते रहते बोलते रहते हैं, तो वर्बल कम्युनिकेशन हो जाएगा। सिंपल सा, जो हम कम्युनिकेशन मुंह से बोल कर सकते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, वर्बल कम्युनिकेशन बोलते हैं। बस इतना तुम समझना, ठीक है। ठीक, तो ये हो जाएगा इन्हीं के बारे में। ठीक, वर्ड रिप्रेजेंटेशन से मोस्ट, यानी वर्ड रिप्रेजेंटेशन इज द मोस्ट पावरफुल, यानी लिखा प्रीसियस कॉम्बिनेशन ऑफ द सिंबल, मतलब सिंबल का हम यूज करेंगे और वर्ड का हम ज़्यादा से ज़्यादा यूज करेंगे जिससे वो बंदा समझ पाए। जैसे अभी हम आपसे बोल रहे हैं तो हमारी भावनाओं को समझ रहे हैं, जैसे थोड़ा सा हम बोले अच्छा
अच्छा, पीके वाली स्टाइल। तो वो बोलने का जो तरीका है, भाव भाव से भी कि पेशेंट समझ सकता, पेशेंट की फीलिंग आप समझ सकते हैं है। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास वर्बल कम्युनिकेशन होता है। वर्बल कम्युनिकेशन का फायदा क्या होता है, लिखा इट इज ए नॉट ए टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। ये कंज्यूमिंग टाइम प्रोसेस नहीं होता। जब भी आपको मान लेते हैं, हम बोले कि ये लेकर जाओ और इसे लिखवा कर ला, तो एक बंदा लेकर जाएगा, फिर लिखवा कर लेकर आएगा, तो टाइम लगेगा। अब हम हमसे बोले ठीक है आपका तैयारी कैसी चल रही है, तो बोलेंगे मस्त चल रही है, तुरंत आप कम्युनिकेट कर दी। तो ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस नहीं होता है। ठीक है, इट इज चीप एंड इफेक्टिव होता, मतलब ये सस्ता होता है और क्या होता है, यानी इफेक्टिव ज़्यादा होता है। कंट्रोल एंड तुम्हारे पास क्या लिखा है, परस्यूशन कैन बी डन विथ द इजी थ्रू स्पीच, मतलब बोल के आप कर सकते हैं, किसी चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। हमारी फीलिंग आप समझ सकते हैं, हम आपकी फीलिंग समझ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वर्ड से ही बोला जा रहा है। तो हम जैसे मान लेते हैं अभी इमोशनल बोल दिए, तो आप समझ जा रहे हैं कि थोड़ा सा ये दिक्कत में है। ठीक, तो वही चीज़ें बोली जा रही हैं यहाँ से। इट इज़ ए बेस्ट मीडियम फॉर डिसीजन, यानी डिसीजन और इंटरव्यू का सबसे बेस्ट मीडियम होता है बोलकर बतियाना। जैसे अभी हम आपसे क्या कर सकते हैं, बतिया सकते हैं फ़ोन से। ठीक, तो हम बात के द्वारा क्या कर रहे हैं, मुंह से बोलकर आपको क्या कर रहे हैं, कम्युनिकेशन दे रहे हैं। तो उसको वर्बल कम्युनिकेशन का ये फायदा है। लिखा स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन बाइंडिंग, आप और हमसे क्या होगी, स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग यानी क्या हो जाएगी, ठीक है, स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन बाइंडिंग हो जाए। जैसे हम आपसे बोलेंगे, ठीक है, तेज से बोल दिए तो समझ लो तुम, ये तो हमें तुम जान जाओगे भैया ये थोड़ा सा खतरनाक टाइप में बोल रहा है कि नहीं। ठीक है, धीरे धीरे बोलेंगे तो समझ लो ये थोड़ा सा लुल्ल टाइप में आदमी है। तो इस तरह से बोल के भी हम क्या कर सकते हैं, किसी का यानी बातें हम ले हो सकते हैं, यानी अनजान बन सकते हैं, ले सकते हैं, कोई भी काम कर सकते हैं। तो उसको हम वर्बल कम्युनिकेशन बोलते हैं, उसका ये फायदा है। अब किसी चीज़ का भैया फायदा है तो नुकसान भी है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख रखा तुम्हारे पास, देखिए लिखा डिसएडवांटेज ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन, यानी इसका नुकसान क्या होता है। ठीक, क्या लिख रखा है, इट इज ए नॉट सुटेबल फॉर लार्ज नंबर ऑफ पीपुल, मतलब कुछ ऐसे होते हैं। अब इसके लिए जानते हो क्या होना चाहिए, एक सुटेबल रूम होना चाहिए। जैसे मान लेते हैं कोई पेशेंट आया, ठीक है, पेशेंट आया जैसे डॉक्टर के पास बैठा हुआ है। ठीक है, अब ये मेन डॉक्टर है, यहीं पर हम बैठ के अपनी अपनी जो भी कहानियाँ बीमारी वारी सब बता रहे हैं। अब यहीं पर 20 ही आदमी रहे तो अब जो बोलना चाहे वो नहीं बोल पाते, क्योंकि प्राइवेट बीमारी कुछ ऐसी होती है, कुछ प्राइवेट होती, तो इसमें थोड़ा सा दिक्कतें होती। वही चीज़ लिखा नॉट सूटेबल फॉर लार्ज नंबर ऑफ पीपुल पे होता है। ठीक, लो रिटेंशन बाय द लिस्टेनर, और तुम्हारे पास लिस्टेनर में भी नॉट यानी कॉन्सनट्रेट अपॉन एवरीथिंग दैट बी हैज़ बीन डिलीवर टू ओरल कम्युनिकेशन, मतलब क्या होता है, कभी कभी जो सुनने वाला होता है या सुनाने वाला होता है, दोनों में बॉन्डिंग नहीं हो पाती है। मतलब वो थोड़ा सा तेज सुनता है तो हमें चिल्ला चिल्ला के बोलना पड़ेगा। ठीक, या कुछ क्या होगा, कंसंट्रेशन। अब देखिए बोलेगा कोई, तब देखिए अब किसी की आवाज़, जैसे अब आप हैं, ठीक है, हम जो बोल रहे हैं पढ़ा रहे हैं, तब कंसंट्रेट होकर सुनिएगा तभी आप समझ पाइएगा। ठीक, उसी तरह से ये बताओ, ये जो बंदा है इससे जब बोलेगा तो ये भी, इसको भी कंसंट्रेट होना चाहिए, कहीं बिजी नहीं होना चाहिए, जैसे मोबाइल वोबाइल में नहीं बिजी होना चाहिए। और ये पेशेंट अपनी बातें बोल रहा, अब डॉक्टर जब बोल रहा है पेशेंट को, तो पेशेंट को भी आपको सुनना चाहिए अच्छे तरीके से। तो वही चीज़ लिखा होता है ओरल कम्युनिकेशन के, ये थोड़ा सा गलतियाँ हो सकती हैं। नेक्स्ट में क्या लिखा, देयर इज ए ग्रेट चांस ऑफ द मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्बल कम्युनिकेशन, मतलब ये वर्बल कम्युनिकेशन में थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। और ऐसे भी हो सकती है इसका कोई वैलिड वगैरह नहीं होता, अभी लिख सकते हैं नॉट वैलिड इन लार्ज टाइम, मतलब लंबे समय तक आप इसको वैलिड नहीं रख सकते। जैसे अभी कोई बोला कि जाए दवाई लेके आ, तो सिंपल से बोले कौन बोल रहा है, हम नहीं जानती कि बोला, ऐसे बोल देंगे ना, हम नहीं किए वो किया, ये नहीं वो किया है, ऐसे बोल देंगे। जब लिखा रहेगा तो आप कुछ भाग ही नहीं पाएंगे। ठीक, तो ये तुम्हारे पास इसका थोड़ा सा डिसएडवांटेज है। तो वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है वो भी देखें, एडवांटेज क्या होता है वो भी देखें, डिसएडवांटेज क्या होता है वो भी हमने पूरा डिटेल में कवर अप कर लिया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं। कहाँ चला गया भाई, इधर क्वेश्चन आ जाता हूँ। ठीक है, ये हो गया। चौथा नंबर क्या क्वेश्चन पूछा, वेरियस स्टेज इन्वॉल्व द पेशेंट काउंसलिंग, यानी पेशेंट काउंसलिंग क्या होती है, इसके स्टेज के बारे में पूरा डिटेल में आपको डिस्कस करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर ये बहुत अब बढ़िया क्वेश्चन है पेशेंट काउंसलिंग वाला तुम्हारे पास, क्योंकि इसमें क्वेश्चन जो पूछा जाता है बड़ी मस्त पूछा जाता है। तो पेशेंट काउंसलिंग क्या होता है, इसका उद्देश्य देख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद स्टेज जो होता है इसको अच्छे तरीके से देख लेते हैं। क्या पूछा है, वेरियस स्टेज देख लेते हैं, सीधे हम देख लेते हैं। ठीक है, वेरियस स्टेज, यहाँ पर स्टेज ऑफ पेशेंट काउंसलिंग समझते हैं। ठीक है, तो आपके सामने सिंपल सामने क्या कर दिया, स्टेज ऑफ पेशेंट काउंसलिंग क्या होता है, इसको अच्छे तरीके से हम एक्सप्लेन कर देते हैं। तब पहले समझिए, यानी पेशेंट काउंसलिंग क्या होती है, पेशेंट काउंसलिंग क्या होती है अब समझिए। कोई एक तुम्हारे पास डॉक्टर है और आप हैं, ठीक है, आप हैं मतलब एज ए फार्मासिस्ट, पेशेंट है और आप हैं। ठीक है, तो पेशेंट का सारा ब्यौरा हम क्या करेंगे, जान लेंगे।
ठीक है, जान लेंगे तो उसे पेशेंट काउंसलिंग बोलते हैं। भैया आपका नाम क्या है, हिस्ट्री क्या है, सब कुछ डिटेल में हम जान लेंगे तो उसे पेशेंट काउंसलिंग बोलते हैं। डिजीज की कंडीशन क्या है, कितने दिन से दवा ले रहे हैं, कौन कौन सी दवा ले रहे हैं, ये सब कुछ जो मेंटेन कर लेता है उसी को स्टेज आप यानी क्या होता है स्टेज आप यानी पेशेंट स्टेज में कर सकते हो। टोटल और टोटल देखा जाए तो 4 स्टेज में किया जाता है। कम्युनिकेशन बिटवीन द फार्मासिस्ट एंड पेशेंट फॉर द इफेक्टिव काउंसलिंग होना चाहिए। अब बताओ जितना अच्छे से आपके कम्युनिकेट होगा, ठीक है, मतलब वो जितना अच्छे से आपको सब कुछ बताएगा तो उतने अच्छे से आप पेशेंट काउंसलिंग कर पाएंगे। तो इसके लिए कई स्टेज होते हैं, 4 स्टेज होते हैं। सबसे पहले लिखा है इंट्रोडक्शन आप प्रिपेयरिंग फॉर द सेशन, मतलब इंट्रोडक्शन देंगे और प्रिपेयरिंग आप सेशन के लिए करेंगे ये। फिर ओपनिंग आप सेशन होता है, ठीक, उसके बाद यानी काउंसलिंग कंटेंट होता है, यानी काउंसलिंग प्रोसेस होता है, उसके बाद क्लोजिंग आप सेशन होता है। देखिए मान लेते एग्जाम में आए तो सबसे पहले ये दिखा दीजिए टीचर को, यदि आप दिखा देंगे ना, ठीक है, टीचर को आप यदि अच्छे से दिखा देते हैं, ठीक है, टीचर को आप अच्छे से दिखा देते हैं, भाई क्या हो रहा है जी, ठीक है, इन्वायरमेंटल का सारा सब्जेक्ट करा दिया गया भाई, तुम सब लोग यार एक बार आप देखना, एक बार आप कंफर्म करो, देखो आया रही कि नहीं, आवाज़ आ रही कि नहीं अब, ठीक है, आपको म्यूट हो गया था लगता हमको, ठीक है, बट अब म्यूट हुआ हम जानते हैं भाई, चलो म्यूट हो गया था, दब गया होगा, आवाज़ आ रही तो अच्छी बात होती है, आ रही आ रही आ रही, ठीक है। तो आप सुनिए, यहाँ पर तुम्हारे पास कितना होता है टोटल, और टोटल 4 स्टेज होता है। स्टेज नंबर के पास जाएंगे, अपना इंट्रोडक्शन देंगे, नहीं तो कहीं कौन है कहाँ से आ गई ले, ऐसे बोल देंगे तो बताएंगे भैया हम फार्मासिस्ट हैं, आप अपने बारे में हमें बताइए, हम नोट करेंगे, ठीक है। तो लिखा इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, मतलब अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है। रिवाइव पेशेंट मेडिकल यानी रिकॉर्ड, उन्हें बताना कि भैया हम आपके यहाँ पर फार्मासिस्ट हैं और आपका रिकॉर्ड हम मेंटेन करने आए हैं, मतलब आपके बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, क्योंकि हम पर्चे पे लिखेंगे, ठीक, वो चीज़ लिखेंगे। एक्सप्लेन द पर्पज एंड इंपॉर्टेंट ऑफ काउंसलिंग, उसे बताएंगे भाई काउंसलिंग काहे कर रहे हैं, तो बताएंगे भैया, नहीं तो नाम गाँव पता सोचेगा कि लोन कहीं लिखा ये 4-5 लाख, तो हम बीमार बाड़ी और दिक्कत हो जाएगी, ठीक। तो उसे बताएंगे भैया हम फार्मासिस्ट हैं, आप हमें अपनी जानकारी देंगे, कितने दिन से दवा खा रहे हैं, सब कुछ बताएंगे, तो हम आपको नोट कर लेंगे, तो डॉक्टर देख लेंगे आराम से, ज़्यादा सूटेबल रहेगा। इसलिए आप 10 मेडिकल हिस्ट्री इन्फॉर्मेशन, जैसे किसी पर्सन को आपको किसी चीज़ से दवा से एलर्जी है कि नहीं, यानी ड्रग्स हिस्ट्री कोई है कि नहीं, कि मतलब कितने दिन से दवा खा रहे हैं, कहाँ से खा रहे थे, तो वो सब कुछ आपको मेंटेन करना पड़ेगा। आप 10 ड्रग्स रिलेटेड इन्फॉर्मेशन सच एज एलर्जी हो गया, यूज ऑफ हर्बल, मतलब कोई आप तो जड़ी बूटी वाली दवा तो नहीं खा रहे थे, वो सारी चीज़ें बताएंगे। एक्सेस द पेशेंट अंडरस्टैंडिंग फॉर द रीजन एनी थेरेपी, मतलब उसे पूछेंगे कि क्या कारण है कि आप थेरेपी करवा रहे हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा इनके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे तुम्हारे पास लिखा है, तुम्हारे पास सेकेंड स्टेज, स्टेज नंबर सेकेंड, पहला आते हो ओपनिंग सेशन। ओपनिंग सेशन में तुम्हारे पास पर्सनल असेसमेंट होता है, मतलब उस पर्सन का पूरा पर्सनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर लिखेंगे A to Z, उसका पेशेंट का नाम लिखेंगे, एज लिखेंगे, सेक्स वगैरह सब कुछ लिखा जाता है, मेल है कि फीमेल, ये सारी चीज़ें जानकारी होनी चाहिए आपके पर्चे पर, ठीक है। फिर क्या लिख रखा, एक्सेस द पेशेंट मेंटली, यानी क्या होगा, मेंटल एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द करेक्ट होना चाहिए। कहने का मतलब क्या होगा, एक्सेस द पेशेंट एबिलिटी है, पेशेंट एबिलिटी एकदम से बढ़िया से होनी चाहिए। उसके बाद सेंसरी तथा फिजिकल स्टेट होना चाहिए। फिर क्या लिखा, कॉग्निटिव एबिलिटी होना चाहिए। उसके बाद तुम्हारे पास पेशेंट टू बी यूज मेडिकेशन, मतलब जो पेशेंट है, ठीक है, कैसे उसको एक्चुअल में दवा के बारे में यूज करना, ये सब तुम्हारे उसके बारे में ब्यौरे में हम लिखेंगे, ठीक। स्टेज नंबर सेकंड पे तुम्हारे पास आता है, सॉरी स्टेज नंबर थर्ड पे, क्योंकि 4 स्टेज होता है उसको हमें पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ठीक। स्टेज नंबर थर्ड,
कंटेंट ऑफ काउंसलिंग इज द सपोज टू द मोस्ट इन द सेशन, ठीक है, सेशन ऑफ द फार्मासिस्ट विन, मतलब क्या करेगा, अब बताओ, काउंसलिंग अच्छे से सक्सेसफुल कर लेगा, ठीक है, सक्सेस कर लेगा तो फार्मासिस्ट की जीत हो जाएगी, किसके बारे में, दवा के बारे में, ठीक है। सर हिंदी में बोलिए, ठीक है, हिंदी में बोलिए, हिंदी का ऑलरेडी करा दिया गया, उसको आप जाकर देख सकते हैं भाई, सारा सब्जेक्ट करा दिया गया, ठीक है। अब इसमें क्या क्या हो सकता है, थर्ड स्टेज में फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन लेना, दवा का नाम होना चाहिए, डोज ऑफ ड्रग्स, मतलब दवा का नाम होना चाहिए, दवा कितनी डोजिंग में इन बंदे को दे जाना चाहिए, तो वो होना चाहिए। मेंशन यूज, यूज कैसे करना, उसका एक्शन क्या होता है, प्रोजेक्ट बेनिफिट इसका, यानी आप दवा लेंगे तो इसका फायदा क्या होगा, ये सब चीज़ से बताना पड़ेगा। रूट, डोज और तुम्हारे पास थोड़ा सा राइट शेड्यूल, मतलब रूट कैसे लेना है, ऐसे मान लेते 2 सीरप और एक लगाने वाला है, तो उसे थोड़ी नहीं पता कि भाई कौन लगाने वाला कौन क्या है, तो बोलेंगे ये पीने वाला है, 2 ढक्कन पीजिएगा, और ये मलहम है इस पर लगाइएगा, या तुम्हारे पास लिक्विड तरह है इसे आप रगड़िएगा जहाँ पर घाव लगा हुआ है, नहीं तो दोनों लिक्विड है, दोनों पी लेगा तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक, ये हो जाता है यहाँ से। ड्यूरेशन ऑफ द ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब किसके द्वारा कितने लंबे समय तक आप क्या करेंगे, ड्यूरेशन, कितने दिन तक आप दवाइयाँ प्रयोग करेंगे, वो भी इनमें बताएंगे। एक्सपेक्ट बेनिफिट, मतलब उसके बेनिफिट बताएंगे अच्छे तरीके से कि अच्छा ये दवाई ये काम करेगी, ये दवाई ये काम करेगी, ठीक है, उसके बारे में बताएंगे। फिर क्या लिखा, पॉसिबल एडवर्स इफेक्ट, एडवर्स इफेक्ट जो हो रहा है उसको क्या करेंगे, हम कम से कम करेंगे। रिलेशन बिटवीन फूड एंड तुम्हारे पास ड्रग्स, ड्रग्स और फूड के बारे में बताएंगे, नहीं तो दवाइयाँ दी जाती तो कहते हैं भैया कोई परहेज तो नहीं है, तो ये परहेज के बारे में बताना पड़ेगा, ठीक। प्रॉपर स्टोरेज कंडीशन की दवाइयों को कैसे स्टोरेज करना है, ठीक है, खूब, यानी जब आप शीशी में से पी लीजिए तो उसे बंद करके टाइट करके आप रखिए, तो ये चीज़ आपको पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ठीक है, जो होना ही होना चाहिए। तो ये तीसरा स्टेज में होता है। चौथा स्टेज में क्या होगा, क्लोजिंग द, यानी काउंसलिंग सेशन, आप क्या करेंगे, सारी चीज़ें हो चुकी है, अब क्लोजिंग करेंगे, ठीक है। तो पूछेंगे बिफोर द कंक्लूडिंग द काउंसलिंग सेशन द फार्मासिस्ट शुड बी डबल चेक ऑफ द पेशेंट नॉलेज एंड ग्रेस ऑफ मेडिकल यूज, मतलब हम डबल चेक करेंगे पेशेंट से कि भाई कोई दवा छूट तो नहीं रही, ये सारी चीज़ें हम उसमें लिखेंगे, ठीक है। फिर क्या लिखा रखा, पेशेंट नॉलेज भी देखेंगे, ठीक है, पेशेंट नॉलेज देखेंगे। अंडरस्टैंडिंग कैन बी एग्जामिन इन दिस क्लोजिंग सेशन आस्किंग द फॉलोइंग क्वेश्चन, मतलब आपको फार्मासिस्ट होते हुए ही क्या करना पड़ेगा, प्रिस्क्रिप्शन जो है बंद कर, सॉरी काउंसलिंग जो बंद कर रहे हैं उस क्या पूछेंगे, क्वेश्चन से, यानी पेशेंट से क्या क्या क्वेश्चन पूछना पड़ेगा, ठीक है। क्लोजिंग सेशन में, क्लोजिंग क्या लिखते हैं, क्लोजिंग एंड काउंसलिंग सेशन को हिंदी में, ठीक है, हेडिंग पड़ेगी हिंदी में, ये हिंदी नहीं पढ़ाई जा रही भाई, ठीक है। एक गोला जी प्लीज़ आपसे अनुरोध है, हिंदी शाम में चलेगी तो आप आइएगा, ठीक है, ये इंग्लिश वर्जन है भाई, हिंदी वर्जन का हम देखिए सारा करा दिए, देखिए यहाँ पर ये देखिए लिख के रखा गया है, शाम का इसका लेक्चर चलेगा, इसकी चिंता न करिए, देखिए सारा लेक्चर लगा, प्रिस्क्रिप्शन क्या होता है, पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, ये हिंदी का लेक्चर हम शाम में बताएंगे भाई, आपसे अनुरोध है, ठीक है, प्लीज़ डिस्टर्ब ना करें तो ज़्यादा सूटेबल रहेगा, ठीक है, ठीक। तो ये तुम्हारे पास होना चाहिए। उससे क्या क्वेश्चन पूछेंगे, व्हाई डू रिमेंबर द पर्पज ऑफ दिस मेडिसिन, मतलब इस उसे बताएंगे कि ये पर्पज क्या हो रहा है, ठीक से पूरा डिटेल में हम बताएंगे अच्छे तरीके से, ठीक है। अब नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या लिखा है, ठीक है, हाउ लॉन्ग शुड बी टेक द मेडिसिन, मतलब कितने समय तक आपको लेना है दवा, कितने समय तक लेना है, या पेशेंट पूछे भाई कितना दिन तक दवाई ले हो डॉक्टर साहब, तो आप उसको पूरा संतुष्ट करके ही भेजना है, ठीक है, क्यों, क्योंकि घर पर जाएगा तो कोई बताने वाला नहीं, उल्टा सीधा दवा खा लेगा तो दिक्कत हो जाएगी, तो जो भी क्वेश्चन पेशेंट पूछे उसका पूरा फुल आप क्वेश्चन का आंसर देना आपका काम है, ठीक है। व्हाट डू यू, ठीक है, व्हाट डू यू डू, ठीक है, इफ़ यू मिस एनी डोज, मतलब हम क्या कर देते हैं, ठीक है, वो पेशेंट पूछता है यदि हम कोई डोज, मतलब एक दिन दवा खाना भूल जाए तो हमें क्या दिक्कत होगी, तो उसके बारे में बताएंगे कि हो सके ना के बराबर छोड़िए, यदि मान लेते किसी रेयर बस कंडीशन बस छूट जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। पेशेंट हैव द एनी डाउट, पेशेंट का कोई डाउट है तो उसको आपको क्या करना पड़ेगा, क्लियर करना पड़ेगा। तो ये 4 स्टेज थे, कौन कौन स्टेज, पहला स्टेज तुम्हारे पास यहाँ से दिया गया था, कहाँ चला गया, पहला स्टेज तुम्हारे पास ये था, पहला स्टेज प्रिपेयरिंग ओपनिंग ऑफ सेशन तुम्हारे पास था, उसके बाद हमारे पास क्या था, यहाँ से हमने देखा, ठीक है, यानी आपके सामने थर्ड स्टेज था, थर्ड स्टेज ये, चौथा स्टेज आपके सामने ये दिया गया है। तो ये चारों स्टेज को आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ठीक। नेक्स्ट क्या दे रखा, 5वां क्वेश्चन क्या पूछ दिया जी, नेक्स्ट में क्या दे रखा है, डिस्कस वेरियस स्ट्रेटजी टू ओवरकम, ओवरकम मतलब मिनिमाइज जिसे हम कहते हैं, ठीक है। मेडिकेशनल नॉन अधरेंस, मतलब नॉन अधरेंस क्या होता है, इसको कैसे कम किया जा सकता है, ओवर यानी ओवर को कैसे कम किया जा सकता है, 5th नंबर क्वेश्चन है ना, 5th नंबर तुम्हारे पास आता है, तो इसको कैसे कम किया जा सकता है, इसको पूरा डिटेल में बताना पड़ेगा। तो ये कह दिया, क्या पूछा, नॉन अधरेंस क्या होता है, तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए प्यारा सा हेडिंग डालना पड़ेगा ऐसे, ठीक है, हाँ 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 हाँ,
ठीक है। तो ये तुम्हारे पास लिखा है मेडिकेशनल नॉन अधेरेंस, मतलब मेडिकल नॉन अधेरेंस क्या होता है इसके बारे में पहले एक्सप्लेन करना पड़ेगा। उसका कौन कौन से फैक्टर है इसको क्या कर देते हैं, इफेक्ट करते हैं। उसके बाद थोड़ा सा और ये एक्सप्लेन कर देंगे कैसे हम ओवरकम कर सकते हैं, ये सब पूरा डिटेल बताना पड़ेगा। तो लिखा है तुम्हारे पास मेडिकेशनल नॉन अधेरेंस क्या होता है। नॉन अधेरेंस मतलब दवाइयों का अनुपालन आप नहीं कर रहे हो, उसी को नॉन अधेरेंस बोलते हैं। तो नॉन अधेरेंस या नॉन कॉम्प्लियंस is the failure of patient to the obey instruction for the advertising the medication as the direct, ठीक है, डायरेक्ट एंड दस द रिजल्टिंग इन ट्रीटमेंट देन द एक्सेप्ट हो का रहा है। लेकिन नॉन अधेरेंस तुम्हारे पास क्या होता है, कोई पेशेंट बोल दी कि ऐसे ऐसे दवाइयाँ खाना है, बट वो खाने में क्या होगा, वो फेल है, ठीक, असमर्थ है, जिससे क्या होगा, उसे ट्रीटमेंट में पूरा रिजल्ट नहीं मिलेगा। याद रखना, सही से आप दवाइयाँ नहीं खाएंगे तो रिजल्ट जाहिर सी बात नहीं मिलेगी। जैसे मान लीजिए दोपहर का दवा आप क्या कर रहे हैं, ठीक, सुबह का दवा दोपहर में खा रहे हैं और शाम का दवा खा ही नहीं रहे हैं, भूल जा रहे हैं, तो आपको सही से रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो उसी को क्या बोलता है, नॉन अधेरेंस बोला जाता है। नेक्स्ट में द टर्म नॉन कंप्लियंस इज एसोसिएटेड विद द पेशेंट अवॉइडिंग द एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब जो तुम्हारे पास उसे पेशेंट को दिया जा रहा है वो अवॉइड कर रहा है, ठीक है, हम नहीं लगाए जा, हम नहीं खाओ, ऐसा बोल देगा सीधे, ठीक है। आप प्रिस्क्रिप्शन लिखा प्रिस्क्राइबर ड्रग्स एंड फॉलोइंग केस ऑफ थेरेपी, मतलब उसे जब थेरेपी दे जा रही है तो सही से फॉलो उसको नहीं करता, तो उसी को नॉन अधेरेंस कहते हैं। कौन कौन से ऐसे फैक्टर जो इसे इफेक्ट कर सकते हैं, तो लिखा फैक्टर इन्फ्लुएंस नॉन अधेरेंस, ठीक है। इसमें कई फैक्टर हो सकते हैं। पहला दे रखा तुम्हारे पास हेल्थ केयर सिस्टम रिलेटेड फैक्टर, मतलब जो हेल्थ केयर सिस्टम है, सिस्टम में ही गड़बड़ी है, सही से उसे समझा ही नहीं पा रहे हैं तो दिक्कत हो जाएगी। अकॉर्डिंग टू में लिखा है मार्क यूज ऑल पेशेंट आर डिस्चार्ज फ्रॉम द हॉस्पिटल, मतलब जितने भी पेशेंट होते हैं यदि हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होते हैं, नॉट एजुकेटेड प्रॉपरली, यानी प्रॉपरली नॉन अधेरेंस अकर्स, उस समय देखा जाए तो नॉन अधेरेंस देखने को मिलता है। यदि पेशेंट आपके, ठीक, हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो रहा तो उसे दवाइयाँ देने के बाद पूरा डिटेल में उसे बताएंगे, ठीक है, ऐसे ऐसे करना पड़ेगा, ठीक। तो ये सब जो बताएंगे तो उससे वो दवाओं का अनुपालन कर पाएगा। जब नहीं कर पाता है तो समझ लो नॉन अधेरेंस बन जाता है, ठीक। तो ये हो जाएगा इनके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है जी, नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा, अकॉर्डिंग टू कॉलमैन के द्वारा देखा जाए लॉ ऑफ एग्रीमेंट, यानी तुम्हारे पास कोई एग्रीमेंट ही नहीं है हॉस्पिटल और यानी बिटवीन द एग्रीमेंट और हॉस्पिटल के बीच में। पोस्ट हॉस्पिटल मेडिकेशन, ठीक है, मेडिकेशन रेजिडेंट, मतलब उसको कब आना है, कैसे आना है, सब कुछ मैनेज करना आपकी जिम्मेदारी बनती है। उसको उससे डेट डाल देंगे, भाई इसी तारीख को आप आइएगा, ठीक है, उसे डेट डाल देंगे तो ज़्यादा सूटेबल रहेगा। तो वो सब चीज़ तुम्हारे पास क्या होता है, इस पर मेंटेन करता है, ठीक है, ये हो जाएगा। अब उसका पेशेंट रिलेटेड फैक्टर, यंगर एज का कोई पेशेंट है, यंगर एज में जन्म करते हैं, इस समय तुम्हें कोई थोड़ी सी बीमारियाँ होती तो आप कहते हैं हल्के में ले लेते हैं, हटावा कौन दिक्कत है, तो उससे हो सकता है नॉन अधेरेंस। पेशेंट इज नॉट टेकिंग द डिजीज सीरियसली, मतलब पेशेंट जो है डिजीज ले ही नहीं रहा, तो उससे भी दिक्कतें हो सकती हैं, ठीक है। तो इससे भी बहुत सारी दिक्कतें आ सकती है। नेक्स्ट में तुम्हारे पास पेशेंट फॉरगेट द टेक मेडिसिन, मतलब जो पेशेंट है दवा लेना भूल जाता है, सही से दवाइयाँ ही नहीं लेता है, तो उससे भी बहुत सारी दिक्कतें हो जाएंगी। इट हैज़ द मेंटल प्रॉब्लम, उसकी क्या होगी, दिमागी संतुलन सही नहीं है, उससे भी क्या होगा, दवाइयाँ का अनुपालन नहीं कर पाएगा, तभी नॉन अधेरेंस हो सकता है। ड्रग्स रिलेटेड फैक्टर, कुछ भी तुम्हारे दवा रिलेटेड फैक्टर होते हैं, जैसे कुछ दवाइयाँ ऐसे होती ना जो इसका इफेक्ट तगड़ा होता है, ठीक है, तो लोग कहते हैं यार इसको खाते हैं चक्कर आता है, छोड़ देते हैं वो, ठीक है, तो वही चीज़ लिखा है। टू मच द, ठीक है, टू मच द एडवर्स इफेक्ट, मतलब बहुत सारा एडवर्स इफेक्ट दिखाता तो उससे हो सकता। कास्ट ऑफ ड्रग्स में दी पुअर पेशेंट, मतलब तुम्हारे पास क्या होगी, तुम्हारे पास जो ले रखा है, यानी जो दवाइयों के दाम है पुअर पेशेंट सही से अफोर्ड नहीं कर पा रहा तो उससे होगा डू नॉट अफोर्ड द ड्रग्स। अब होता क्या गरीबों में, देखिए अभी हॉस्पिटल में वो जब जाएंगे, ठीक है, तो पहले डॉक्टर क्या करेंगे, 500 रुपये, 800 रुपये, 1000 फीस ले लेंगे, ला भैया पहले ही लूट लिए, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप में कहेंगे 4000 का जाँच करा के लाओ, 5000 बैठ गया, हमारे 4-5 हज़ार लेकर आए थे, किसमें चला गया, सब कुछ चला गया। डॉक्टर इतने इतने खराब कचड़ा क्वालिटी के होते हैं सब, एक आध दो डॉक्टर होबा करते हैं भाई, होते हैं क्या, जैसे कहते हैं ये जो आप रिपोर्ट लिख कराए हैं ये अमान्य है, हमारे यहाँ जाकर करवा के लाइए, ला भैया हो गई और कल्याण, वो हम पैसा घुस दिए सान्ना से, ठीक है, क्यों, क्योंकि हर एक हमारे पास क्या कर देते हैं, हर एक जाँच पे उन्हें ना कुछ परसेंटेज बना होता है कि आपको यहीं से कराना है, और कहीं से करा के लाएंगे तो मानेंगे ही नहीं, ठीक है। अब बताओ फिर जब पैसा बचबा नहीं करेगा, ठीक है, तो काम खराब हो जाएगा, ठीक है। सर ग्रीन कार्ड कितने दिन में आता है, ठीक, अब इनको ग्रीन कार्ड बताया जाए, ठीक है। जब अभी अब परीक्षा तो दीजिए, परीक्षा दी रजिस्ट्रेशन करवाएंगे तो 45 से 60 दिन के अंदर आता है,
ठीक है, तो ये हो जाएगा पहला पॉइंट। दूसरा तुम्हारे पास थेरेपी रिलेटेड फैक्टर, मतलब एग्जैक्ट थेरेपी आप नहीं दे रहे, दवा यानी बीमारी कुछ और दवा कुछ और दे रहे, उससे भी इशू हो सकता है। एजुकेशन तुम्हारे पास क्या लिखा है, एजुकेशन रिलेटेड इशू, मतलब उसके पास पूरे नॉलेज नहीं है, चाहे आपके पास चाहे पेशेंट के पास नॉलेज नहीं है, तो इससे हो सकता है। लोअर एजुकेशन लेवल, लोअर हेल्थ यानी एजुकेशन लेवल होता तो उससे भी बहुत सारे फैक्टर देखने को मिलते हैं। ठीक, सोशल इकोनॉमी रिलेटेड क्या होते हैं, जैसे पैसे वाला काम हो रहा है, ठीक है, आपके पास पैसा नहीं है, दवा का दाम बहुत तगड़ा है, ठीक है। कास्ट इज ए लेस फॉर द पुअर पेशेंट, मतलब तुम्हारे पास जितनी महंगी दवाइयाँ रहेगी पुअर पेशेंट एफर्ट नहीं कर पाएगा, एफर्ट नहीं कर पाएगा तो उसे नॉन एडहेरेंस के अंतर्गत रखा जाएगा। अब उसको कैसे कम करना, नॉन एडहेरेंस को कैसे कम करना, उसको हमें सोचना पड़ेगा। तो इसके लिए कई बहुत सारी प्लानिंग है। पहले प्लानिंग में क्या लिख रखा है, मैनी इंटरवेंशन, ठीक है, इंटरवेंशन टू इम्प्रूव द पेशेंट अधरेंस, मतलब उसे हम क्या कर सकते हैं, दवा से लगाव रख सकते हैं। हैज़ बीन स्टडी मोस्ट ऑफ द दीज ऑफ हैज़ बीन पेशेंट ओरिएंटेड और एजुकेशन इंटरवेंशन। अब होता क्या, इसमें क्या क्या करेंगे लिखेंगे, इट इंक्लूडिंग द एजुकेशन वर्कर, मतलब बहुत सारे फार्मासिस्ट नर्सेज रखेंगे, लोगों को मोटिवेट करेंगे, जितना ज़्यादा मोटिवेट करेंगे नॉन एडहेरेंस उतना कम होगा। अब पेशेंट यदि देखा हॉस्पिटल यदि तुम्हारे पास चलाना है तो हॉस्पिटल से, अब ये सब लोग जो फार्मेसी नर्सेस हैं ये सब वेल एजुकेटेड हैं, तो सबसे पहला पोर्शन तुम्हारे पास क्या होगा, जो भी चीज़ें होने वाला है ख़राब चीज़ें हॉस्पिटल से यानी होने वाला दिक्कतें वो तो नहीं होगी। ठीक, ये हो जाएगा इनके बारे में, ठीक है। ठीक, तो ये तुम्हारे पास हो जाएगा। फार्मासिस्ट और नर्सेस भी एजुकेटेड रहेंगे तो पेशेंट को भी समझा देंगी, ठीक है, हो सकता है। ठीक है, ये हो गया। इंक्रीज द हॉस्पिटल वर्कर, नंबर ऑफ हॉस्पिटल में हम क्या करेंगे, वर्कर को बढ़ा देंगे, ठीक है। वर्कर को बढ़ाने का मतलब नर्स हो गया, फार्मासिस्ट हो गया, इन सबको हम बढ़ा देंगे अच्छे तरीके से। चीप तथा बेस्ट, तुम्हारे पास बेस्ट मेडिसिन शुड बी प्रिस्क्राइब, मतलब तुम्हारे पास क्या कर देते हैं, जो भी प्रिस्क्रिप्शन होना चाहिए सस्ता होना चाहिए और बेस्ट क्वालिटी का ही होना चाहिए, ठीक। उसके बाद पिक्टोग्राम शुड बी यूज, मतलब पिक्चर का ज़्यादा यूज करेंगे, ठीक है। जैसे पिक्चर वाला देखोगे तस्वीर उसमें लगी होती है, उस सबको उपयोग करेंगे तो नॉन एडहेरेंस कम होगा। जैसे तुम्हारे पास लीवर की टॉनिक आती है तो उस पर लीवर छाप देंगे, लंग्स का आता तो लंग्स छाप देंगे, खांसी वाला आता तो खांसी से रिलेटेड कुछ छाप देंगे, तो कहेगा अच्छा ये तो खांसी वाला भाई, इसे पीना ही पीना चाहिए, ठीक है। तो वो चीज़ होना चाहिए। नेक्स्ट में तुम्हारे पास लिखा पिक्टोग्राम का यूज करना है कि क्लियर पेशेंट डाउट, यानी पेशेंट का हर एक डाउट अच्छे से हमें क्लियर करना चाहिए। नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या लिख रखा है, ठीक, क्लियर राइटिंग इंस्ट्रक्शन, मतलब जो भी डॉक्टर के द्वारा लिखा गया है उस पूरा साफ होना चाहिए। अब जो लिख रहे हैं आप सुबह शाम दोपहर कैसे खाना, तो वो भी साफ होना चाहिए, नहीं कि आप भी गोंद दे रहे हैं, ऐसा नहीं, साफ और सुंदर हो लिखना चाहिए। लिखा शेड्यूल फॉलो एज पर पेशेंट केयर, मतलब पेशेंट के अनुसार क्या कर देना, आपको शेड्यूल को फॉलो करना है। सिंपल तथा इजी लैंग्वेज का प्रयोग करेंगे तो ज़्यादा सूटेबल रहेगा। फीडबैक है, ठीक है, क्वेश्चन शुड बी आस्क, मतलब फीडबैक क्वेश्चन उसे पूछेंगे कि भाई ठीक है ये तुम्हारे पास है तो उसका फीडबैक पूछेंगे कि हमसे जो हम दिए हैं उससे संतुष्ट हैं कि नहीं, ये सब कुछ मेंटेन करने की जिम्मेदारी होती है आपकी, ठीक। तो नॉन एडहेरेंस से इतने चीज़ों से हम क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, ठीक। ये हो जाएगा यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे पास क्या दिया, 6ठा नंबर क्वेश्चन कह दिया, हाउ विल वी दी सेलेक्ट द साइट फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द न्यू कम्युनिटी फार्मेसी, मतलब इसको आपको पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि मतलब यदि न्यू फार्मेसी स्टेबल करना पड़ेगा तो कैसे तुम सिलेक्ट करोगे इसको। ठीक है, 49 पेज पे है, ठीक है। तो कैसे करेंगे इसको तुम्हें पर डिटेल में बताना पड़ेगा। तो लिखिए, लिखा सबसे पहले लिखा है, देखो साइट सिलेक्शन रिक्वायरमेंट, इसके लिए क्या क्या चीज़ चाहिए, प्रणाम भाई, ठीक है। तो क्या क्या चीज़ चाहिए ध्यान से आप सुनिए। पहला पोर्ट है तुम्हारे पास, यहाँ पर आते हैं, सिलेक्शन ऑफ द सुटेबल साइट ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटर, ठीक है, इंटर प्री न्यूर होना चाहिए, प्री लिख रखा प्री न्यूर होना चाहिए फॉर मेकिंग द बिजनेस सक्सेस, मतलब आपका कोई भी चीज़ यदि बिजनेस कर रहे हैं तो पहले उसको सूटेबल सिलेक्शन करना आपके लिए जरूरी, क्योंकि मान लेते अभी हॉस्पिटल खोल रहे हैं, ठीक है, हॉस्पिटल खोल रहे हैं तो आपके पास कोई प्रॉपर, ठीक है, सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या क्या चीज़ चाहिए और रिक्वायरमेंट आपको जानकारी नहीं है तो आप फेल हो जाएंगे। लिखा गुड साइट सिलेक्शन इज ए की सक्सेस ऑफ एनी शॉप, मतलब तुम्हारे पास क्या कर देते हैं, यदि शॉप खोल रहे हैं तो सूटेबल पहले जगह होना चाहिए, सूटेबल जगह होने के साथ साथ कहाँ से आप दवाइयाँ ले रहे हैं वो भी मेंटेन करता है।
तो ये सब चीज़ थोड़ा सा आपके पास होना चाहिए। जितना अच्छे से होगा उतनी तरह से कैसे वो काम करेगा। ठीक, अब लिख रखा है तुम्हारे पास क्या, ये हो गया दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, अब यहाँ पर पॉइंट वाइज क्या क्या चीज़ सिलेक्शन करना है, हॉस्पिटल तथा नर्सेस होम। अब होता क्या, एक कम्युनिटी फार्मेसी ऑफ द लोकेशन नियर द हॉस्पिटल एंड फार्मेसी। ठीक है, फार्मेसी होम इज द कंसीडर क्यूट तथा गुड होना चाहिए, मतलब शांत और अच्छा होना चाहिए। बिकॉज ड्रग्स आर द प्रिपेयर देयर मैनी फार्मेसी बिजनेस मोस्ट डिपेंड अपॉन द प्रिस्क्राइब फीलिंग होना चाहिए। कहने का मतलब क्या होना चाहिए, यदि आप कम्युनिटी फार्मेसी कहीं खोल रहे हैं तो उस हॉस्पिटल तथा नर्सिंग होम के पास खोलिए जहाँ पर प्रॉपर दवाइयाँ आपकी बिक सके। ठीक, नहीं तो ऐसे जगह खोल देंगे चट्टान पे कोई दवाइयाँ नहीं लेने आए, ठीक, दिन भर में 50-20 रुपये 100 रुपये बिके तो वो सब लॉस में जा रहे हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ होना चाहिए। ठीक है, ऐसे क्योंकि वहाँ पर प्रिस्क्रिप्शन प्रिस्क्राइबर जो तुम्हारे पास आएंगे उसको क्या करेंगे, ठीक, आप अच्छे से यानी फीलिंग कर देंगे और उसको दवा दे देंगे तो अपना काम हो जाएगा। सो ये द फार्मेसी नियर टू द हॉस्पिटल कैन अट्रैक्ट द पेशेंट, मतलब क्या करेगा, यदि ज़्यादा फार्मेसी हॉस्पिटल के पास रहेगा तो पेशेंट अट्रैक्ट होगा और अपने आप आएगा, आपसे ट्रीटमेंट लेगा और मतलब ट्रीटमेंट मतलब प्रिस्क्रिप्शन के द्वारा दवा लेगा और अपने आप फिट आ जाएगा। ठीक है, तो ये होता है यहाँ से। ठीक है, नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या लिख रखा है, ये हो जाएगा यहाँ से जनरल मार्केट। तुम्हारे पास जनरल मार्केट क्या होगा, फार्मेसी इज जनरल मार्केट आल्सो अट्रैक्ट द पीपुल देयर आर द पीपुल हैव द जनरल नीडेड टू हैव द लोकेशन इज आल्सो गुड, मतलब क्या होना चाहिए, ऐसे एरिया में होना चाहिए जहाँ पर प्रॉपर लोग आते होते हों। ठीक है, तो ये लिखा जनरल मार्केट, जैसे मार्केट जहाँ सब्जियाँ वगैरह हो रहती हैं वहाँ पर लोग जाएंगे, सब्जी भी खरीदेंगे और दवा से रिलेटेड कोई भी इशू रहेगा तो वहाँ से आपकी दवाइयाँ भी ले लेंगे। ठीक है, तो यानी तुम्हारे पास प्रॉपर यानी कि अर्बन टाउन होना चाहिए, रूरल तथा स्मॉल टाउन होना चाहिए, जहाँ पर मेडिकल स्टोर कम हो और ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा दवाइयाँ की मांग होती हो वहाँ पर खोलना चाहिए। ठीक है, ये तीसरा पॉइंट था। अब इसका तुम्हारे पास फ़ायदा नुकसान क्या होता है, ठीक है, यानी इसका फ़ायदा और नुकसान क्या होता है इसको आपको लिखना पड़ेगा। तो इसका फ़ायदा क्या होता है, सिलेक्शन साइट का फ़ायदा क्या होता है। अब जान ही जाए सिलेक्शन साइट का फ़ायदा क्या होता है, जितना ज़्यादा सिलेक्शन होगा उतनी ज़्यादा क्या होगी हमें फ़ायदा ही फ़ायदा रहेगा। ठीक है, तो सिलेक्शन बड़ी ज़रूरी है। ठीक है, इसमें क्या लिखा, प्रोवाइड प्राइस बेनिफिट ड्यू टू द सेंट्रल परचेजिंग एट द लार्ज स्केल। ठीक है, मतलब कोई भी चीज़ क्या करना पड़ेगा, प्राइस जो बेनिफिट करने के लिए सेंट्रल परचेजिंग करना पड़ेगा लार्ज स्केल पे, कोई चीज़ बड़े लेवल पे आप खरीदेंगे। जैसे हमारे तो पैरासीटामॉल खरीदिए, गत्ता एक कदई खरीद लिए, ठीक है, वो भी देखेंगे नहीं, गत्ता खरीद के रखेंगे क्या बेनिफिट पा लेते, प्राइस मिला बिकी नहीं रहा, एक्सपायर हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो वो तुम्हारे पास ऐसा होना चाहिए कि जो लार्ज अमाउंट में खरीदेंगे, लार्ज स्केल पे खरीदेंगे, ठीक है, तो आप ही के लिए क्या होगा थोड़ा सा फायदा मरेगा। यानी चैन स्टोर होना चाहिए। चैन स्टोर मतलब क्या होगा समझते हो, सप्लाई समझते हो कि नहीं, कि मान लेते हैं चैन स्टोर, मान लेते हैं एक जगह दवा नहीं मिली तो दूसरी जगह तीसरी जगह एक दूसरे चैन होना चाहिए और हमारी दवाइयाँ जो नियर एक्सपायरी होती है किसी दूसरे जगह हम पहुँचा देंगे। ठीक है, तो ऐसा होना चाहिए। ठीक है, स्टोर, ठीक है, लिखा तुम्हारे पास स्टोर कंपनसेट द लॉस, ठीक, ऑफ द वन स्टोर बाई मेकिंग प्रॉफिट, वो सब तुम्हारे पास क्या होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए जो तुम्हारे पास प्रॉफिटेबल लेवल में होना चाहिए। तो ये इसका फायदा है। और कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो क्या कर सकते हैं, आपको अफेक्ट कर सकते हैं सिलेक्शन साइट को। पहले देखा फिजिशियन एट 60 यानी 70% बिजनेस आर ओरिजिनेटेड, इन्हीं से होता है। देखिए, आप मेडिकल स्टोर खोलिए, किसी फिजिशियन को लाग बैठा दिए, तगड़ी दवाइयाँ प्रचार करवा दीजिए बल भर, अब तो दवाइयाँ की भरमार है, लोग आप खरीदेंगे ही खरीदेंगे। ठीक है, तो ये होना चाहिए। हॉस्पिटल सुटेबल लोकेशन फॉर द ड्रग्स हाउस, मतलब क्या होना है, ऐसे हॉस्पिटल एरिया में खोलना चाहिए जहाँ पर सुटेबल तुम्हारे पास क्या होगा ड्रग्स हाउसेज प्रेजेंट हो। ठीक, ये हो गया। ड्रग्स स्टोरेज की व्यवस्था होनी चाहिए। ड्रग्स स्टोरेज मतलब पहले से आप ला के स्टॉक कर दीजिए। ठीक है, पहले से स्टॉक कर देंगे तो हमें टेंशन नहीं रहेगी भाई दवाई खत्म हो जाएगी। ठीक, तो बेचते रहिए कोई टेंशन नहीं। फॉलो अप ट्रैफिक, उस जगह होना चाहिए जहाँ पर ट्रैफिक पूरा लगती है। ठीक है, ट्रैफिक मतलब जहाँ पर बहुत सारी भीड़ भाड़ होती है, तो उस एरिया में आपका क्या हो जाएगा मेडिकल स्टोर तगड़ा चलेगा। ठीक, ये हो गया। पार्किंग की व्यवस्था होनी चाहिए, जैसे हमारे हॉस्पिटल खोल दिए अथवा ठीक है कुछ भी खोल दिए हैं जो हॉस्पिटल से रिलेटेड है या मेडिकल स्टोर क्लिनिक हो गया, तो उससे पार्किंग की व्यवस्था होनी चाहिए। तो कोई रोड पे गाड़ी खड़ा करेगा तो ये पार्किंग की व्यवस्था होनी चाहिए, जो पहला उद्देश्य है। नेक्स्ट में नियर द मार्केट के आपके पास क्या होना चाहिए, पास होना चाहिए। हॉस्टल स्कूल होना चाहिए और जी यानी सिनेमा होना चाहिए। ये सब चीज़ यदि रहेगा तो समझ लो बढ़िया सेलेक्ट की है। ठीक है, और डेवलपिंग एरिया ऐसे होना चाहिए जहाँ पर डेवलप एरिया हो। डेवलप एरिया रहेगा तो उधार नहीं लगेगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, अभी देखिए गांव में उधार ज़्यादा हो जाता है और शहर में किसी को कोई जानता नहीं तो उधार नहीं रखता, उतनी दवाई लेता जितनी पैसा है। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास हो जाएगा सिलेक्शन क्राइटेरिया के बारे में, कौन कौन से ऐसे फैक्टर जैसे इफेक्ट करते हैं। ठीक, नेक्स्ट में क्या लिख रखा है जी,
ठीक है, देखा प्रोक्योरमेंट क्या होता है, एक्सप्लेन द सॉर्ट ऑफ द प्रोसेस प्रोक्योरमेंट के बारे में तुम्हें बताना पड़ेगा। ठीक, अब ये क्या होता है इनके बारे में हम चलते हैं, अच्छे तरीके से समझते हैं। ठीक, तो ये आपके सामने लिख रखा है प्रोक्योरमेंट क्या होता है, जिसे हम खरीदारी नॉर्मल भाषा में बोलते हैं। ठीक है, खरीदारी से हिंदी में देखा जाए तो खरीदारी बोलते हैं। खरीदारी कहाँ से करेंगे, कैसे करेंगे, उसको पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ठीक है, 1 मिनट भाई, पानी पी के आते भाई। ठीक है, तो और जल्दी को आगे रखा जाएगा भाई, 1 मिनट पड़ता है। जाती जो लेती है वो लेती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं प्रोक्योरमेंट, जिसे हम खरीदारी नॉर्मल भाषा में क्या बोलते हैं, खरीदारी, जिसे हम परचेजिंग बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, तो उसी को परचेजिंग कहाँ से करेंगे गुरुदेव, जिससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो। कोई ऐसा तो होगा साइकिल, ठीक है, जिससे हमें परचेजिंग करने में थोड़ा सा फायदा हो। ठीक है, तो उसी को यहाँ पर तुम्हें क्या करना पड़ेगा, अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ठीक है, तो जिसे हम खरीद बोलते हैं। क्या लिख रखा, ध्यान से सुनिए। ठीक है, अब इसके बारे में हम आते हैं। ठीक, अब हो रहा है, देखिए प्रोक्योरमेंट मीन्स क्या होता है, परचेजिंग मतलब खरीदारी होती है, उसको क्या बोलते हैं, प्रोक्योरमेंट होता है। ठीक है, प्रोक्योरमेंट इज द प्रोसेस ऑफ द परचेजिंग क्या देखा, राइट क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ द ड्रग्स, मतलब जो भी ड्रग्स कर रहे हैं, राइट टाइम एंड राइट प्राइस। अब ये इसका मतलब बहुत जरूरी है, तो इसमें कोई भी दवाइयाँ खरीद रहे हैं उसकी प्राइस सही होनी चाहिए, जो सही समय पर आपके यहाँ आ सके। जैसे मान लेते ज़रूरत है, अभी ओपीडी खुल रही है आपकी 8 बजे से, ठीक, अब मान लेते हैं रात में 8 बजे दवाइयाँ दे, तो सुबह का जो बैठे हैं चुपचाप, कोई जितनी दवा पर्चा रहा सब बाउंस हो जा रहा है, आपके यहाँ वही नहीं है। तो सही दाम पे सही टाइम पे जो दवाइयाँ ला के देता है, ठीक है, जो ला के देता है, और यानी क्वालिटी भी होनी चाहिए, क्वान्टिटी जितनी आप मांग रहे सब कुछ ला के देता, उसी को हम परचेजिंग बोलते हैं। गुड फॉर यानी प्रोक्योरमेंट, यानी अच्छी खरीदारी किसे कहते हैं, अच्छी खरीदारी नेसेसरी फॉर द रनिंग ऑफ कम्युनिटी फार्मेसी इफिशियंटी प्रिंसिपल ऑफ प्रोक्योरमेंट। ठीक, इज यू बाई एंड ए प्रोडक्ट चीप एंड सेल ऑफ द विद द रिस्पॉन्सिबल मार्जिन। कहने का मतलब क्या कह रखा, यानी अच्छी खरीदारी तब होती जब आपकी कम्युनिटी अच्छे से रन कर रही है। रन कराने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, यानी लिखा है एफिशिएंटली प्रिंसिपल ऑफ प्रोक्योरमेंट को करना पड़ेगा। बाई ये प्रोडक्ट चीप मतलब सस्ता से सस्ता, जैसे ऐसे नहीं सस्ता मतलब घटिया क्वालिटी लेंगे, जैसे 3-4 एजेंसी पे पता करेंगे, अच्छा इस एजेंसी पे हमें ज़्यादा मार्जिन मिल रहा है, ज़्यादा दवाइयाँ सस्ती मिल रही है, तो उस दवा वहाँ से हम खरीदेंगे और उसे क्या करेंगे, रिस्पॉन्सिबल मार्जिन पे। ऐसा नहीं कि मतलब जैसे मान लेते रगड़ा खूब महंगा बेचेंगे, नहीं, रिस्पॉन्सिबल मार्जिन पे उस दवाइयों को हम क्या करेंगे, ठीक, उसे प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, तो ये सब उसे क्या बोलते हैं, प्रोक्योरमेंट बोलते हैं। तो ये आपके सामने इंट्रोडक्शन हो गया। एक अच्छी खरीदारी के लिए क्या क्या चीज़ होना चाहिए, प्रोक्योरमेंट बाय द जेनरिक नेम, जेनरिक नेम से होना चाहिए। ठीक, क्यों, क्योंकि इसी जेनरिक नेम से सारी कंपनियां दवाइयां दे देती हैं एटलीस्ट। ठीक है, ब्रांड होती तो भाई उसी नाम से आती है, और ब्रांड तो ब्रांड होता है, आप जानते ही हैं।
ठीक है। और क्या होता है, प्रोक्योरमेंट लिमिटेड टू इसेंशियल ड्रग्स, उसमें भी लिमिटेशन होना चाहिए। ठीक है, कि नहीं खूब तगड़ा खरीद लिए, जैसे इस एरिया में इसकी डिमांड नहीं है, 1-1.5 लाख का 3 लाख का दवा खरीद लिए, अब बिक ही नहीं रहा तो एक्सपायरी जाएगा, आपका लॉस हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, प्रोक्योरमेंट इन बल्क, हो सके तो आप बल्क में खरीदिए, मतलब कोई चीज़ ज़्यादा अमाउंट में खरीदेंगे तो वो ठीक है कम दाम लगता है। ठीक है ना, एक ऑफर होता है, जैसे भी कोई चीज़ जैसे मोनोसेफ लेंगे, ठीक है, मोनोसेफ लेंगे तो उसमें होता क्या है, जैसे मोनोसेफ किसी से लिए आप तो उस पर कहते हैं 10 पे 2 फ्री 3 फ्री, तो आपको जो फ्री मिल रहा है बताए 30 रुपया कमा लेते हैं। ठीक है, तो उसे 30-60 रुपया आपका बन गया फायदा, और जो तुम्हारे पास मार्जिन है वो तो ही बल्क में खरीदेंगे तो ज़्यादा सूटेबल रहेगा। जैसे कुछ नहीं होता है कि इतना खरीदेंगे तो इतना आपको रहेगा, जैसे क्रीम खरीदें कोई, ये सारी चीज़ें उस पर आता है। प्रोक्योरमेंट सप्लायर, तुम्हारे पास क्या होगा, क्वांटिटिफिकेशन होना चाहिए। क्वांटिटिफिकेशन मतलब बढ़िया से होना चाहिए, क्वांटिटी में होना फिक्स होना चाहिए, कितनी क्वांटिटी हमें चाहिए ही चाहिए और उतना वो दे। आर्डर क्वांटिटी बेस ऑन द, ठीक है, बेस ऑन द रिलेबल और कंजप्शन नीड होना चाहिए, मतलब जितनी ज़रूरत रहती है उसको सब आराम से ला के देता, उसी को प्रोक्योरमेंट। यानी अब ये सब सुविधाएं यदि कोई भी दुकानदार देता है तो समझिए प्रोक्योरमेंट अच्छा है। अब उसके लिए तुम्हारे पास साइकिल को फॉलो करना पड़ेगा यहाँ से। ठीक है, ये साइकिल को प्लीज़ आप ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये साइकिल आपके लिए और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से लिए और ख़रीदारी के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, पहला तुम्हारे पास डिटरमाइन द ड्रग्स क्वांटिटी, मतलब आपको कितनी क्वांटिटी में दवा चाहिए, इसको सबसे पहले आपको डिटरमाइन करना पड़ेगा। चलो हमने डिटरमाइन करिए, 1 पत्ता 10 पत्ता 4 पत्ता चाहिए। ठीक, उसके बाद लिखा तुम्हारे पास रिकाउंसिल ड्रग्स नीड एंड फंड, मतलब करिए जरूरत, यानी आपकी दवा की कितनी ज़रूरत है और फंड कितना आप के पास, आपके पास पैसा कितना है, फंड कितना कितना दे सकते हैं, ये पहला स्टेप होता। तो ये सबसे पहले हमने यानी ड्रग्स की क्वांटिटी को मैनेज किया, हमें कितनी आवश्यकता है वो हमने देखा। उसके बाद चूज द प्रोक्योरमेंट मेथड, मतलब हम क्या करेंगे, अब चूज करेंगे खरीद की विधि को चूज करेंगे कि किस विधि से हम क्या कर देंगे, उनको खरीदेंगे। तो ये हमारे पास तीसरा मेथड हो जाएगा। ठीक है, यानी तीसरा स्टेप आया। पहला स्टेप में क्वांटिटी फिक्स करेंगे, कितनी जरूरत है उसको देखेंगे, और हम क्या करेंगे, प्रोक्योरमेंट मेथड को देखेंगे। ठीक है, उसके बाद लोकेट एंड सेलेक्ट सप्लायर, मतलब क्या करेंगे, हम अपने नज़दीक में कौन सा सप्लायर है उस सबको क्या करेंगे, देखेंगे, जो सही टाइम पे और सही दवाइयाँ ला के हमें प्रोवाइड करा रही है। ठीक है, उसे सिलेक्ट करेंगे सप्लायर को। ठीक, अब सप्लायर क्या करेगा, स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट टर्म देंगे कि मतलब भैया हमें इतनी की दवाइयाँ लेंगे तो इतना हमें उधार दे दीजिएगा। ठीक है, हमारी रिश्ता यदि बना रहेगा तो हम आपसे लंबे समय तक दवाइयाँ लेते रहेंगे। तो ये सब चीज़ उसे क्या करना पड़ेगा, शर्तें थोड़ा सा देखनी पड़ेगी, कॉन्ट्रैक्ट टर्म देना पड़ेगा कि 1 लाख की दवाइयाँ देंगे तो 10-20 हज़ार उधार करेंगे कि नहीं, तो अच्छा हाँ करेंगे भाई तो लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। ठीक, तो ये होना चाहिए। उसके बाद ये सब जब लेंगे तो रिसीव्ड एंड चेक ड्रग्स, मतलब वो जब दवाइयाँ देगा तब हम उसको ऑर्डर देंगे, ऑर्डर देंगे तो दवाइयों के क्या करेगा। ठीक है, अब रिसीव करने से पहले उसे क्या कर देंगे, हम अच्छे तरीके से चेक करेंगे, दवा प्राप्त करें और जांच करें, मतलब हमें मिल गया तो हम क्या करेंगे, उसे ऑर्डर देंगे। एक्चुअल में यहाँ पर ऑर्डर होना चाहिए। ठीक है, उसे हम ऑर्डर देंगे तो दवाइयाँ हमें रिसीव कराएगा तो चेक करेंगे अच्छे तरीके से। अब चेक करके क्या करेंगे, उसे हम क्या करेंगे, मेक पेमेंट, उसे क्या करेंगे, हमारे यहाँ दवाइयाँ आ गई हैं तो लोग पहले भी दे देते हैं, ऑर्डर के समय कुछ पैसा दे देते हैं, या कुछ दवाइयाँ आती तो उस समय हम क्या कर देते हैं, पेमेंट कर देते हैं। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास हो जाएगा यहाँ से। अब उसको हमने पेमेंट दे दिया, यानी भुगतान कर दिया। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट ड्रग्स, अब हम क्या कर सकते हैं, अपने यहाँ से दवा बेच सकते हैं आराम से। ठीक है, दवा बेच सकते हैं। ठीक है, अब कलेक्ट कंजप्शन इन्फॉर्मेशन, हमारे यहाँ कौन सी दवाइयाँ कितनी खपत हो रही है उसी के अनुसार हम अपना मांगाएंगे। ठीक है, तो कलेक्ट यानी कंजप्शन इन्फॉर्मेशन मतलब खपत सूची एकत्र करना, मतलब अपने फिर हम क्या करेंगे, उसके लिए आपके यहाँ देखेंगे एक ऑर्डर की कॉपी होती है। जैसे आपके यहाँ कोई चीज़ बेच रहे हैं, मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल पैरासीटामॉल 500 बेच रहे हैं। ठीक है, कालपाल, तो आपके बॉक्स में मान लेते हैं तुम्हारे पास क्या होगा, 5-4 पत्ता है। ठीक है, 4 पत्ता की रनिंग वाला आइटम, तो वो फिर हम क्या करेंगे, इसको ऑर्डर में डाल देंगे कि यानी ये कालपाल हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा कालपाल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ ये क्या लिख दिए जी, कालपाल हो जाएगा। ठीक है, कालपाल हमें 4 पत्ता 8 पत्ता 10 पत्ता चाहिए तो इसको ऑर्डर में लगा देंगे। फिर कोई दवाइयाँ होती है जैसे कमी फ्लाम होता है, उसको हम ऑर्डर में रख देंगे, 1 पत्ता 2 पत्ता अपन अनुसार करते हैं जितना हमारा सेल होता है, तो उसको दोबारा हम क्या कर देंगे, ठीक है, उस लिस्ट में डाल देंगे। फिर क्या करेंगे, रिव्यू द सिलेक्शन, फिर क्या करेंगे, सिलेक्शन करेंगे हमें ये दवाइयाँ चाहिए तो इस पे पहुंच जाएंगे। फिर क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, क्वांटिटी डिटरमाइन करेंगे हमें कितना हमारे चाहिए। फिर ये साइकिल चलती रहेगी, इससे हमारा प्रोक्योरमेंट बना रहता है।
आशा करते हैं आपको प्रोक्योरमेंट अच्छे से समझ में आया होगा। यदि प्रोक्योरमेंट पूछेगा, ठीक, इसी को प्रोसेस अथवा साइकिल अथवा कुछ भी कहते हैं। क्या हमसे क्वेश्चन पूछा था, देखिए एक्सप्लेन द प्रोसेस, यही आपके तुम्हारे पास क्या हो गया, एक्चुअल में जो प्रोसेस होता है यही साइकिल मेंटेन करता है। तो प्रोक्योरमेंट होता क्या, हमने इंट्रोडक्शन यहाँ से दिखा दिया। उसके बाद प्रोक्योरमेंट का तुम्हारे पास क्या होगा, कितने प्रैक्टिस कितना अच्छी, यानी एक प्रोक्योरमेंट को अच्छा करने के लिए क्या क्या चीज़ हमें गुण होने चाहिए उसको बता दिया। फिर ये साइकिल बता के हमने अच्छे तरीके से कंप्लीट कर दिया है। ठीक, तो इस तरह से देखा जाए तो पार्ट ए को हमने डिटेल में कवर अप कर लिया है। अब हम पार्ट बी की तरफ रुख करते हैं। ठीक है भाई, इस समय इतना प्यास लग रही, क्या बताया जाए। चलो कोई टेंशन नहीं, कह दिया तुम्हारे पास, कहाँ चला गया जी, आंसर एनी 10, मतलब ये तुम्हारे पास 10 क्वेश्चन यानी 11 क्वेश्चन रहता कि नहीं 10 क्वेश्चन को आपको अच्छे अटेम्प्ट करना रहता जो आपको अच्छे से आता है। पहला क्वेश्चन आपसे हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन को एक्चुअल में तुम हैंडल कैसे करोगे उसको तुम्हें यहाँ पर लिखना पड़ेगा। ठीक है, वो कॉपी कहाँ चली गई भाई। ठीक है, इसको एकदम अच्छे तरीके से मैनेज करना पड़ेगा, आपकी जिम्मेदारी बनती है। ठीक है, ला 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 हॉस्पिटल, ये तो कम्युनिटी तो है ही है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, देखिए कह दिया हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन को एक्चुअल में हैंडल तुम कैसे करोगे उसको। हैंडल मतलब ये मत समझना घुमाने वाला हैंडल नहीं, उसे कैसे पकड़ेंगे हैंडल करेंगे उसका कुछ ना कुछ स्टेप होता है। तो यहाँ पर प्रिस्क्रिप्शन हैंडलिंग दिया गया है। ठीक है, तो लिखा 4 स्टेज गिवन बिलो द शुड बी द फॉलोइंग वाइल द हैंडलिंग द प्रिस्क्रिप्शन फॉर द कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग, मतलब क्या कर दवा को देना तथा डिस्पेंस करना, उसे पैक करने के लिए कितने स्टेप होते हैं उसी को हैंडलिंग करते हैं। कहने का मतलब जैसे कोई पर्चा आपको दे तो ये पर्चा जब लेंगे तो सबसे पहले इसी स्टेप को बोला जाता है प्रिस्क्रिप्शन हैंडलिंग बोला जाता है। कैसे लेंगे उसे, कैसे दवाइयाँ निकाल के फिर उन्हें पैक करके फिर उन्हें पैसा लेके फिर उन्हें देंगे, उसी प्रोसेस को हैंडलिंग बोला जाता है। तो हो क्या रहा, 4 स्टेप। ठीक है, इसमें टोटल होते हैं, लिखा जाएगा 4 स्टेप गिवन बिलो शुड बी, ठीक है, शुड बी फॉलो वाइल द हैंडलिंग द प्रिस्क्रिप्शन फॉर इट द कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग। पहला तुम्हारे पास स्टेज रिसीविंग होता है, क्या होता है रिसीविंग, सबसे पहले उसे हम प्राप्त करेंगे। ठीक, तो रिसीविंग होगा, फिर उसको रीड करेंगे मतलब क्या क्या दवाइयाँ लिखी गई, चेक करेंगे, एनालिसिस करेंगे। ठीक है, एक्चुअल में हमारे पास दवाइयाँ है कि नहीं। ठीक है, इसको हम अच्छे तरीके से चेक करेंगे। फिर से सारा फोन इसी में आता है भाई। ठीक है, जब लेक्चर लेते हैं तब बार फोन आता है भाई। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास 4 स्टेप में, यानी रीडिंग करेंगे, चेकिंग करेंगे अच्छे तरीके से, कलेक्टिंग तथा वेदिंग करेंगे मटेरियल को, मतलब हर एक दवा ला के लिखा के आप रखेंगे, फिर उसे कंपाउंडिंग करेंगे, हर एक लेवल पे लिखेंगे भैया सुबह खाना शाम खाना कैसे खाना, ये सब मेंशन करेंगे। उसके बाद तुम्हारे पास पैकेजिंग करेंगे अच्छे तरीके से। ठीक, दवा की पैकेजिंग बहुत ज़रूरी होती है। ठीक है, तो ये हो जाएगा इनके बारे में। तो ये सारी चीज़ें क्या होगा प्रिस्क्रिप्शन हैंडलिंग पे हो जाएगा। अब रिसीविंग कैसे करना, देखो अब इसको स्टेप बाय स्टेप आपको लिखना। रिसीविंग मतलब ड्यूटी ऑफ फार्मासिस्ट टू रिसीव द प्रिस्क्रिप्शन फ्रॉम द पेशेंट से वो क्या करेगा, कहेगा भाई लाइए पर्चा लावा, पर्चा को देख लेंगे, आप पर्चा ले रही है, फिर क्या करेंगे रीड करेंगे, चेक करेंगे, आपकी ड्यूटी क्या होती है इसे चेक करेंगे और प्रिस्क्रिप्शन राइट एंड प्रॉपर फॉर्म में है कि नहीं, फिर एनालिसिस करेंगे एक्चुअल में हमारे यहाँ पूरी प्रॉपर दवाइयाँ है कि नहीं। फिर क्या होगा कलेक्ट और वेटिंग करेंगे। कलेक्ट मतलब सारी दवाइयाँ निकाल के आपको रखनी पड़ेगी, हमने रख दिया। फिर कंपाउंडिंग, लेवलिंग एंड पैकेजिंग, दीज स्टेप आर द, ठीक है, लास्ट बट क्लीन एंड नीट इन्वायरमेंट में होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए। ठीक, और क्या होगा ऑल इक्विपमेंट क्लियर और ड्राई होना चाहिए। अब पहले ज़माना में होता था तो उसमें क्या करते थे बोटी वोटी में से कूटते उठते थे तो वही लिखा था, बट अब होती क्या है, अब जितने भी इक्विपमेंट होने चाहिए सब साफ सुथरा होना चाहिए। जैसे पत्ता आप निकाल रहे हैं या कोई चीज़ डिब्बा किसी को दे रहे हैं तो उसे पोंछ लेना चाहिए। ठीक, वो होना चाहिए। ऑल ड्रग्स सेपरेट कलर, यानी कलेक्टर मतलब हर एक को अलग अलग डोला में डालना चाहिए। तो उस पर लिखना चाहिए सुबह शाम खाना, दोपहर को खाना है, सुबह खाली पेट खाना, तो वो पैकेजिंग करना चाहिए। आफ्टर लेबलिंग ऑन द बॉक्स, उसके बाद बॉक्स के अंदर आप डाल देंगे तो काम हो जाएगा। तो इतना तुम्हारे पास स्टेप होता है हैंडल प्रिस्क्रिप्शन करने का। तो हमने क्या देखा, हैंडल प्रिस्क्रिप्शन करने के लिए इतने स्टेप होते हैं। पहला हैंडल प्रिस्क्रिप्शन 4 स्टेप में होता है, इस स्टेप को याद रखिए, रिसीविंग, रीडिंग, कलेक्शन, कंपाउंडिंग। दोबारा बोलते हैं RRCC। आर से क्या होगा रिसीविंग, आर से रीडिंग हो जाए, इसको इधर उधर नहीं कर सकते भाई, ये स्टेप बाय होता। ठीक है,
रिसीविंग हो गया, रीडिंग हो गया, कलेक्शन हो गया और कंपाउंडिंग हो गया, इतना तुम्हारे पास दिया गया। फिर हमने नीचे इसी को देखे अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया, अपना काम हो गया। तो इतना आपको क्या करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है जी, कह दिया राइट नोट ऑन द बॉडी लैंग्वेज इज ए टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, तो ये सबसे देखा जाए तो कम्युनिकेशन कई तरह से होता है, फ़ोन से कर सकते हैं, पिक्टोग्राम के कर सकते हैं, बातचीत करके कर सकते हैं। तो इसमें एक बॉडी तुम्हारे पास लैंग्वेज बहुत ज़रूरी होती है। ठीक है, जैसे आप किस पोजीशन में बैठे हुए खड़ा हैं, तो ये किस तरह से आप मैनर में काम कर रहे हैं, ये आपका होता है। जैसे आपकी मान लेते किसी डॉक्टर के सामने इस पोजीशन में हाथ ऐसे मतलब सीना तान के खड़े हो गए, तो समझ जाएगा वो एटीट्यूड में खड़े हैं। तो ये हमारा बॉडी भी क्या कर देता है, बताता है पूरा कि हम किस स्टेज में खड़े हुए हैं। ठीक, तो ये सब मायने भी रखता है। ठीक है, तो यहाँ पर बॉडी लैंग्वेज को आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ठीक, तो यहाँ से बॉडी कम्युनिकेशन क्या होती है, बॉडी लैंग्वेज क्या होती है। बॉडी लैंग्वेज क्या होती है, बॉडी लैंग्वेज ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, मतलब तुम बिना बोले ही कर सकते हो। जैसे कहते हैं, जैसे थोड़ा सा ऐसा टाइम है, ये बड़ा कड़वा हो कर लगे, ऐसे ही चलते हैं। ठीक है, तो देख के ही बता देते हैं लोग सर ये। ठीक है, लिखा इट इज ए प्रेजेंट, ठीक है, ये मेंटल तथा फिजिकल कैपेबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल डूरिंग द नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, मतलब फिजिकली तथा मेंटली कैपेबिलिटी बताता है कि आपके अंदर कितना पोर्शन में है, उसे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बोलते हैं। ठीक, ये हो जाएगा इनके बारे में। बॉडी लैंग्वेज इंक्लूडिंग डिफरेंट टाइप ऑफ द तुम्हारे पास यानी गेस्टर पोजीशन, मतलब आई मूवमेंट, जैसे किसी से बात कर रहे हैं तो आंख पे आंख डाल के नहीं बोलते हैं, आंख से आंख डाल के बात करिए। ठीक है, तो सच्चाई पता चलती है। ठीक है, आपके बॉडी पोस्चर भी पता चलता है कि एक्चुअल में किस पोजीशन में आप खड़े हो रहे हैं, कैसे बैठ रहे हैं, सब कुछ मैनेज करता है बॉडी लैंग्वेज पे। अब इसमें बहुत सारे बिहेवियर हो सकते हैं, तो लिखा फॉलोइंग बिहेवियर कैन यूज द बॉडी लैंग्वेज। जैसे क्या क्या हो सकता है, गेस्टर, तुम्हारे पास बॉडी एक्सप्रेस है, यानी तुम्हारे पास मैसेज, मतलब आपकी बॉडी ही मैसेज दे देती कि किस पोजीशन में आप रह रहे हैं। ठीक है, जैसे आप ऐसे मूड़ी नीचे कर रहे हैं तो समझ लीजिए हो गया। आंख पे मान लेते खुशी नहीं है तो समझ लीजिए दुखी टाइप में है, तो वो सब चीज़ बताते हैं। मूवमेंट ऑफ द बॉडी, पार्ट ऑफ द लिम्ब और लेग, आपके पैर वगैरह भी बताते हैं। जैसे आप जल्दी जल्दी चल रहे हैं तो भाई कहीं लेट हो रहा, धीरे मस्ती में चल रहे हैं, हाथ फेरते होते चल रहे हैं, मतलब टेंशन फ्री आदमी है। फेशियल एक्सप्रेशन हैप्पीनेस, मतलब थोड़ा सा स्माइल टाइप में रहेगा, तरीके मस्त हैं एकदम से, कोई दिक्कत नहीं। सैडनेस, ये भी दिखाता थोड़ा सा मुंह ऐसे लचा रहता तो कहते हैं दुखी दुखी हैं। ठीक है, एंग्री, मतलब थोड़ा सा तुम्हारे पास क्या हो गए हैं, गुस्सैला टाइप में है। फियर हो जाएगा, ठीक है, यानी कंफ्यूज हो जाएंगे सर, यानी लिखा है सरप्राइज्ड हो जाएंगे। तो ये सब फेशियल एक्सप्रेशन भी बताता है। ठीक है, अब आई कांटेक्ट में तुम्हारे पास सबसे बड़ा है, आई कांटेक्ट इज अ पावरफुल बिहेवियर ऑफ द बॉडी लैंग्वेज, मतलब सबसे तगड़ा होता है। पोस्चर देखा जाए, द मे ऑफ द पर्सन स्टैंड, वॉक, सीट, एंड तुम्हारे पास कॉल्ड है पोस्टर, मतलब वो बंदा कैसे खड़ा हो रहा है, कैसे क्या कर रहा है, ये सबको भी मैनेज रखता है। ठीक है, 1 मिनट बाद। ठीक है, तो ये सब चीज़ हो सकती, ठीक है, तो ये सब चीज़ हो सकती है। हिंदी में सॉल्व कराइए सर, शाम को चलेगा बैक्स। यार कितनी बार तुम सब लोग से बोले यार। ठीक है, जब ऊपर सामने लिखा है इंग्लिश मीडियम तब भी यार गलत इंसान है। अब इसको बंद करके हम तुरंत हिंदी मीडियम तो पढ़ाएंगे नहीं भाई, ऐसे ऐसे लोग इंसान है यार, क्या किया जाए। ठीक है, जब ऊपर लिखा है, ठीक है, जो स्टेप बाय स्टेप चलता है, उसका शाम का लेक्चर चलता है, ये सुबह का लेक्चर चलता है, कुछ भी यार तुम सब। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास पोस्चर, उसके बाद ग्रे, यानी तुम्हारे पास ड्रेस कोड पे भी मैनेज करता है। जैसे क्लोथ हो गया, हेयर स्टाइल हो गया, शू हो गया, इसलिए प्रोफेसर स्टाइल में रहेंगे तो आप मस्त तरीके से देख के रहने वाले हैं। कि मतलब आपका कपड़ा बताता कि किस स्टाइल से आप रह रहे हैं, हेयर स्टाइल आपकी बताती, शूज बताती है, सब कुछ ये बताता है। ठीक है, तो ये सब तुम्हारे पास हो जाएगा। ठीक है, अरे मेरे भाई खेली जी, ठीक, आप देख ही रहे हैं, आप इंग्लिश मीडियम है। ठीक है, तो आप रहने दीजिए। ठीक है, इसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिए सर कब पढ़ाएंगे, ऐसे पूछा जाता है, सिर्फ पढ़ाइए सीधे बोल रहे हैं, मतलब आदेश टाइप में दे रहे हैं, ऐसा नहीं। ये सब चीज़ भाई, आप भाई फार्मासिस्ट हैं यार, क्या कर देते हैं। ठीक है, ऊपर लिखा है इंग्लिश मीडियम, उसका भी टाइम होता है भाई। ठीक है, वहाँ पर डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया, वहाँ से भी आप लेके पूछ सकते हैं सर कब क्लासेस चलेगी। ठीक है, सारी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। ठीक, ग्रुप में जो बंदे जुड़े हुए हैं सबको दे दिया जाता है कि कितने बजे क्लासेस चलेगी। ठीक, नोटिस भेज दिया जाता है, उसकी टेंशन ही नहीं है। ठीक, अब इसका फायदा क्या होता है बॉडी लैंग्वेज का, रेगुलेट द फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन, मतलब आप क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेशन को कैसे फ्लो कर रहा है वो भी रेगुलेट कर सकते हैं। सब्स्टिट्यूट वर्बल कम्युनिकेशन भी किया जा सकता है। उसके बाद तुम्हारे पास लिख रखा है विरोधाभासी, मतलब कॉन्फ्लिक्ट, मतलब कि किसी से कितना तुम विरोध कर रहे हो, कैसे क्या कर रहे हो, सभी मैनेज करता है। ठीक है, फिर क्या दे रखा है, असेंटिंग तथा मॉडरेटिंग भी इसको मैनेज करता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो काम करते थी हैं। ठीक है, ठीक, माइक प्रॉब्लम है, ठीक है, नहीं है। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास हो जाएगा, वॉइस क्लियर नहीं है। ठीक है, कोई इधर बार बार हिलना पड़ रहा है सब लोग ना, ठीक है, उसी में परेशान कर दे रहे हैं। ठीक है, मतलब
जब लेक्चर लिया जाता तो उसी में 20 बार फ़ोन आएगा कम से कम, मतलब ठीक है मैसेज कर देंगे ना, ठीक, तो हम जब खाली होंगे तो उन्हें रिस्पॉन्स करेंगे, बट हो क्या रहा है जब मैसेज कर देंगे तो तुरंत हाय लिख के पीडीएफ चाहिए, मतलब कौन सा पीडीएफ चाहिए, कैसा पीडीएफ चाहिए, ये सब नहीं, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर कुछ नहीं, तुरंत भरना से फ़ोन कर दो उनको, ठीक है। उसके बाद सर समझें अपना, ठीक है, तभी बताओ लेक्चर लें तो उनका फ़ोन भी रिसीव करें, तो इससे थोड़ा सा दिक्कत हो रही है भाई, ठीक है, दिक्कत मत करिएगा। तो बॉडी लैंग्वेज आएगा तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखेंगे, इसके कौन कौन से यानी बिहेवियर हमारे बॉडी पोर्शन को दिखाते हैं, तो ये हो जाएगा। यहाँ से कौन कौन से तुम्हारे पास हैं, ठीक है, बेनिफिट ऑफ द तुम्हारे पास बॉडी लैंग्वेज ये आता है, ठीक, तो इतना हो जाएगा इनके बारे में। नेक्स्ट में क्या लिखा है, पेशेंट इन्फॉर्मेशन लीफलेट इंपॉर्टेंट, इसके बारे में तुम्हें बताना पड़ेगा, और ये देखा जाए तो बहुत ही ज़रूरी क्वेश्चन है, ठीक, ये इंपॉर्टेंट का बोला जाए, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बोला जाए तब भी सही है, क्योंकि इस टाइप से क्वेश्चन कईयों बार पूछा जाता है, ठीक है। पेशेंट इन्फॉर्मेशन लीफलेट क्या होता है, आपके सामने ये क्या है, जिसे पिल के नाम से जानते हैं, और ये क्वेश्चन समझिए एग्जाम में रखा हुआ है, ठीक, लॉन्ग में या शॉर्ट में आपका रखा हुआ है, ठीक है, तो ये तुम्हारे पास लिख रखा है यहाँ से, इंपॉर्टेंस भी दिया नहीं, चलिए क्या लिख रखा, यानी पेशेंट इन्फॉर्मेशन लीफलेट क्या होता है, एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है डिजाइन द पार्टिकुलर ऑफ द पेशेंट, ठीक है, पोटेंशियल क्लिनिकल यानी क्लिनिकल ट्रायल सब्जेक्ट होता है, कहने का मतलब क्या होता है, जैसे अभी ये कोई दवाई खरीदे, ठीक है, दवाइयों के अंदर देखेंगे पर्चा रहता है, तो पूरी दवा की इन्फॉर्मेशन उस पर्चे पे लिखा होता है, वही होता है तुम्हारे पास पेशेंट इन्फॉर्मेशन लीफलेट होता है, ठीक है। उसमें सब कुछ लिखा रहता है कि टाइम कितना आपको देनी है, सब कुछ लिखना रहता है, तो उसी को यानी पिल बोला जाता है। पिल कंटेन ऑल कंपोनेंट ऑफ द क्लिनिकल एक्सपेरिमेंट दैट आर द रिलेवेंट टू द सब्जेक्ट इन्वॉल्व, यानी क्या होगा, इन्वॉल्वमेंट लिखा, नेचर उसका क्या है, इंपॉर्टेंट क्या है, यानी इम्प्लीकेशन क्या है, डेंजर्स यानी खतरा इससे क्या, सब कुछ उस पर्चे पे लिखा होता है, मतलब जो दवाइयाँ होती हैं ना, दवाइयाँ तो फुल A to Z इन्फॉर्मेशन उसी पर्चे पे ही लिखी होती है, कि किस कंपनी का किस पर्पज़ के लिए यूज करना, कहाँ यूज करना, ये सब जानकारी उसी में मेंशन होती है, ठीक, ये हो गया। पिल आर प्रोवाइड बाय द मैन्युफैक्चर, मतलब ये दवाइयाँ किस कंपनी के द्वारा मैन्युफैक्चर की गई हैं, यानी यूजुअली फ्लो ये स्टैंड टेम्पलेट, एक स्टैंड टेम्पलेट बनाते हैं, सम टाइप ऑफ द तुम्हारे पास इंफॉर्मेशन फॉर ईच मेडिसिन, हर एक मेडिसिन के लिए होता है, ठीक है। फिर क्या लिखा, मेन एम ऑफ द पिल इन्फॉर्मेशन पेशेंट अबाउट द प्रिस्क्राइब मेडिसिन, यानी मेडिसिन, मतलब ये तुम्हारे पास होती है, जैसे कुछ आप दवाइयाँ लेते हैं, जैसे अभी कोई चंपरास लेंगे तो चंपरास का पूरा ब्यौरा एक पर्चे पर लिखा होता है, इस चंपरास में क्या क्या चीज़ डाला गया, कितनी अमाउंट में डाला गया है, सब कुछ मेंटेन करता है उसी को, तो उसी को पिल बोलते हैं। उसमें क्या क्या चीज़ होता है, मेडिसिन पूरी, ठीक है, मेडिसिन आइडेंटिफिकेशन में, तो मेडिसिन कैसे पहचान सकते हो, नहीं तो कोई बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं तो उसका कोई ना कोई फोटो कॉपी बना देता है, मतलब वो नकली बना देता है, तो उसमें बताया जाता है कि हमारी कंपनियां की कैसे पहचान हो, उसका इन्फॉर्मेशन देता। थेरेटिक इंडिकेशन मतलब कितना यूज कर सकते हैं, किसको नहीं यूज कर सकते हैं, वो पूरी इन्फॉर्मेशन होती है। उसके बाद इन्फॉर्मेशन नेसेसरी फॉर द बिफोर द टेकिंग ऑफ मेडिसिन, मतलब दवा को कैसे लेना है, कि दूध के द्वारा लेना, कितना, 1 चम्मच 2 चम्मच आधा चम्मच कैसे लेना, ये सब कुछ उसी पे लिखा रहता है। डोजिंग टाइम कि सुबह शाम लेना है, कि किस रूट के थ्रू लेना है, कि लगाना है, लगाने के वैसे मरहम रहेगा तो लगाने के बाद थोड़ा सा मालिश करना है, मसाज करना है, ये सब चीज़ उसी पे लिखा रहता है, ठीक है। डिस्क्राइब साइड इफेक्ट, मतलब उसमें लिखा रहता है कि ये दवाइयाँ यदि खाएंगे आप, ये दवाइयाँ खाएंगे तो इसे ये सब लक्षण दिखे तो समझ लेना तो तुम्हारे शरीर में साइड इफेक्ट हो रहा है, तो तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ता है, ये हो गया। एडिशन इन्फॉर्मेशन, बहुत सारे उसमें एडिशन इन्फॉर्मेशन, जैसे उसका रजिस्ट्रेशन नंबर, मैन्युफैक्चर नेम किसके कंपनी के लिए बना है, उसमें क्या क्या चीज़ एक्चुअल में मिलाया गया है, ये सारी इन्फॉर्मेशन उसमें लिखा होता है, ठीक, ये हो जाएगा कंटेंट। पिल का यूज काहे करते हैं, ठीक है, पिल विद द यानी इन्फॉर्मेशन अबाउट NSAID नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग से रिलेटेड, बीटा, ठीक है, इधर थोड़ा सा, ठीक है, बीटा एडेनो यानी एडेनो, ठीक है, एडेनो रिसेप्टर एग्नोस्टिक होता है तो उसके लिए भी होती है। मेंटेन द मेडिकल हिस्ट्री, मेडिकल हिस्ट्री को मेंटेन करने के लिए पिल की आवश्यकता होती है, ठीक है। इन्फॉर्मेशन कलेक्ट डिजीज रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, इसको भी होती है। पास्ट हिस्ट्री जानने के लिए ये भी होती है, तो ये सब पिल के हम लिए उपयोग करते हैं। तो इतना मत लिखिएगा भाई, तो लेंदी थोड़ा सा हो जाएगा, सिंपल सा क्या लिखिएगा, देखिए आपको हम बताते हैं। सबसे पहले पिल आएगा तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, ये कंटेन क्या करता है, ठीक, इतना लिख देंगे बस काम खत्म हो जाएगा। इंट्रोडक्शन ये लिख देंगे, अपना काम खत्म हो जाएगा, ठीक। तो इतना चीज़ हमें लिखनी ही लिखनी पड़ेगी इनके बारे में। नेक्स्ट पे तुम्हारे पास क्या लिख रखा है, पेशेंट काउंसलिंग, ठीक है, पेशेंट काउंसलिंग
पॉइंट फॉर ट्यूबरकुलोसिस, ट्यूबरकुलोसिस के लिए पेशेंट काउंसलिंग तुम्हें लिखना पड़ेगा। चौथा नंबर क्वेश्चन पेज नंबर, ठीक है, 35 पे आते हैं, ठीक है। तो ये पेशेंट काउंसलिंग तुम्हें बताना पड़ेगा ट्यूबरकुलोसिस के बारे में। टीबी के बारे में कोई बंदा पेशेंट काउंसलिंग कर रहा है तो उसको लिखना पड़ेगा अच्छे तरीके से। तो ये तुम्हारे पास लिख रखा है व्हाट इज़ द टीबी, ठीक है। टीबी एक्सप्लेन द तुम्हारे पास ट्यूबर यानी पेशेंट काउंसलिंग। तो टीबी क्या होती है, टीबी को हम क्या बोलते हैं, माइक्रो ट्यूबरकुलोसिस बोला जाता है। एक किसका काजेटिव एजेंट क्या होता है तुम्हारे पास, टीबी जो प्राइमरी सीन इन लंग्स, मतलब केवल और केवल देखा जाए तो मोस्टली देखा जाए तो लंग्स में देखने को मिलता है। एक्चुअल में बोन हो गया, ब्लड हो गया, सब में टीबी होती है। बीमारी कहीं भी हो सकती है भाई, बट मोस्टली अफेक्ट होता है लंग्स को, ठीक। इसका काजेटिव एजेंट क्या होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, जिसे हम यम टीबी के नाम से जानते हैं। यम टीबी मतलब माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस होता है, ठीक। अब पेशेंट तुम्हारे पास लिख रखा है, पेशेंट काउंसलिंग पॉइंट में क्या हो सकता है, पहले नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, बिना दवा के कैसे तुम ट्रीट कर सकते हो, दवा के द्वारा कैसे ट्रीट कर सकते हो। नॉन फार्माकोलॉजिकल में से क्या बोलेंगे भाई, ठीक है, टू स्टे एट होम, मतलब घर पे आप बैठिए, आराम से घर पे रहिए, कोई टेंशन नहीं, इसमें बताएंगे उसको। फिर उसके बाद तुम्हारे पास बताएंगे शुड वियर द मास्क और वाइल, ठीक है, आउटसाइड ऑफ द, ठीक, मतलब पब्लिक प्लेस पे जाइए तो आप मास्क का प्रयोग करिए। क्यों, क्योंकि आप छींकेंगे तो दूसरे को भी फैल सकता है, या आपको उस पर्सन से एलर्जी भी हो सकती है, आपको छींक वगैरह भी आ सकती है, दिक्कतें हो सकती हैं, तो उसके बारे में उसको बताएंगे, ठीक है। कवर माउथ, ठीक है, ए नोज डूरिंग द स्नीजिंग, मतलब आपको छींक जब आ रही है तो मुंह तथा नाक को बंद करना है, किसी हैंडीकैप के, मतलब कपड़े वगैरह की सहायता से। डॉट का उपयोग करेंगे, डॉट थेरेपी देंगे तुम्हारे पास लिखा डायरेक्ट एब्जॉर्प्शन थेरेपी, इसमें कॉम्बिनेशन ड्रग्स चलाई जाती है, क्विक रिस्पॉन्स तुरंत मिल जाता है, ठीक है। टीबी में देखेंगे ना, टीबी के पेशेंट के लिए से AKT4 हो गया, AKT3 हो गया, ऐसे तुम्हारे पास कॉम्बिनेशन में दवाइयाँ चलाई जाती हैं, ठीक है। उसके बाद तुम्हारे पास लिख रखा है प्रॉपर क्लिनिकल टेस्ट होना चाहिए। क्लिनिकल टेस्ट मतलब क्या होना चाहिए, जैसे प्रॉपर उन्हें चेकअप कराना चाहिए, ठीक है। प्रॉपर चेकअप करेंगे तो उसे डिजीज की कंडीशन एक्चुअल में पता चलेगी, ठीक, डिजीज की कंडीशन पता चलेगी जिससे अपने आप को मैनेज कर पाएंगे। तो ये नॉन फार्माकोलॉजिकल की दवाइयाँ हैं। अब फार्माकोलॉजिकल में तुम्हारे पास प्रॉपर एक्सरे करवाएंगे, ठीक है, चेस्ट का, कि कहीं ज़्यादा तो नहीं होगा। टीबी जब ज़्यादा बढ़ेगी तो लंग्स को कोलैप्स कर देगी, तो दिक्कत हो जाएगी, तो उन्हें हम करेंगे। आइसोनियाजाइड का प्रयोग करेंगे, दवा का नाम है। रिफाम्पिसिन जो सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इथाम्ब्यूटाल भी सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। पायराजीमाइड दिया जाता है। तो ये सब चीज़ें हम क्या कर सकते हैं, उपयोग में ला सकते हैं, ठीक। तो ये हो जाएगा इनके बारे में, ठीक। तो यही हमसे पूछा था पेशेंट काउंसलिंग ट्यूबरकुलोसिस। हेल्थ स्क्रीनिंग क्या होती है, गिव द स्कोप, यानी स्कोप ऑफ, ठीक है, स्कोप ऑफ हेल्थ स्क्रीनिंग के बारे में स्कोप वगैरह भी बताना पड़ेगा। तो ये क्या होता है इसके बारे में हम चलते हैं अच्छे तरीके से। सबसे पहले हेल्थ स्क्रीनिंग क्या होती है इसको हम देखते हैं, ठीक है। कितना नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, 5वां नंबर, 5वां नंबर मतलब 39, ठीक है। हेल्थ स्क्रीनिंग क्या होती है इसको स्कोप बताना पड़ेगा। हेल्थ स्क्रीनिंग क्या होती है सामने दिया है। हेल्थ स्क्रीनिंग एक तरह का सिंपल सा प्रोसेस होता है, जो दवा जो बीमारियाँ हो रही है इसको अर्ली स्टेज में ही क्या कर लेती है, डिटेक्ट की जाती है। जैसे कहने का मतलब अभी मान लेते हैं हमारे शरीर के अंदर कोई दिक्कत होती है, तो साइन एंड सिम्टम दिखने लगता है, यस सर दिखने लगता है, तो वो उसे चेक कराते हैं, प्रॉपर चेक कराते हैं, तो अर्ली स्टेज में उसे क्या कर लेते हैं, डिटेक्ट कर लेते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, हेल्थ स्क्रीनिंग बोलते हैं। थोड़ा सा तेजी से चलते हैं भाई, ठीक है। हेल्थ स्क्रीनिंग क्या होता है, हेल्थ स्क्रीनिंग डिस्क्राइब एज द यूज ऑफ रैपिड टेस्ट एग्जामिन टू, ठीक है, प्री कंजेप्टिव आइडेंटिफाई पीपुल विद द अनऑर्गेनाइज्ड डिजीज सो डैट ऑफ द, लिखा है प्रोपेप्ट दे रखा है, ट्रीट कैन बी मैनीमेड टू ऑफ द स्टॉप डिजीज कैन प्रोग्रेसिव, मतलब क्या कर देते हैं, अर्ली स्टेज में उसे डिटेक्ट कर लेते हैं, आगे बढ़ने से पहले उसे हम क्या कर देते हैं, जान लेते हैं, उसका ट्रीटमेंट करके उसका उपचार करके ख़त्म कर देते हैं, उसी को हेल्थ स्क्रीनिंग बोलते हैं। हेल्थ स्क्रीनिंग सर्विस आर डिफाइन ए सर्विस प्रोवाइड बाय द हेल्थ केयर प्रोफेशनल जनरल पब्लिक, ठीक है, जनरल पब्लिक पेशेंट। जैसे तुम्हारे पास क्या होगा, अब इसमें होता क्या, लोगों को हम जागरूक करते हैं हेल्थ स्क्रीनिंग के साथ और उन्हें सुविधाएं प्रोवाइड कराते हैं। जैसे ब्लड ग्लूकोज मेजरमेंट करना, जैसे ग्लूकोमीटर चाहिए, इसे हम अर्ली स्टेज में पता कर लेंगे कि हमारे शरीर के अंदर ग्लूकोज कितना लेवल है। ब्लड प्रेशर से, जैसे बीपी को ज़्यादा कोई पेशेंट रहता है तो उससे हम प्रॉपर, उसके यहाँ बीपी मशीन रहती है, उससे ब्लड प्रेशर तुरंत भाना से नाप लेते हैं। ब्लड प्रेशर जब नाप लेते हैं तो उससे पता चल जाता है कि क्या हो रहा है, ठीक है। तो ब्लड प्रेशर इस फाइग्नोमानोमीटर से नाप लेते हैं।
इन डेवलपिंग कंट्री दिस थेरेपी ऑफ द एसेंशियल पार्ट ऑफ द पेशेंट, जैसे तुम्हारे पास पेशेंट को केयर करने के लिए वेल एजुकेटेड पर्सन के लिए फार्मासिस्ट और नर्सेज वहाँ पर उपलब्ध होती हैं। ठीक है, फार्मासिस्ट स्टाफ है, ठीक, आर ट्रेन परफॉर्म टू ऑफ द स्क्रीनिंग, बहुत बड़ी बड़ी स्क्रीनिंग करते हैं, प्रोवाइड दैट ठीक एडवाइस ऑफ लाइफ स्टाइल चेंज टू ऑफ द डाइट एंड एक्सरसाइज, प्रॉपर आपको क्या करना, लाइफ स्टाइल कैसे मेंटेन करना, डाइट कैसे करना, एक्सरसाइज कैसे करना, सब कुछ हेल्थ स्क्रीनिंग के जरिए बता दें। जैसे ब्लड प्रेशर हो गया तो बोलेंगे सुबह सुबह आप थोड़ा सा नंगा पैर टहरिए जहाँ खुली वातावरण हो, सांस की प्रॉब्लम हो तभी योगा वगैरह करिए। तो ये सब हेल्थ स्क्रीनिंग होता है। अर्ली स्टेज में डाइट के द्वारा, एक्सरसाइज के द्वारा से ट्रीट किया जाता है। अब स्कोप तुम्हारे पास क्या दे रखा, बहुत जगह स्कोप दे दिया गया है, यहाँ से सामने दिया गया है। ठीक है, तो यानी 3 स्टेप में तुम्हारे पास कर स्क्रीनिंग करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं और एल्गोरिदम को देखते हैं। तो ये इतने स्टेज पे कर सकते हैं हम, यानी ब्लड ग्लूकोज लेवल को हम मेंटेन कर सकते हैं। ओपियोइड यूज आर डिसऑर्डर, मतलब ओपियोइड जो यूज हो रहा है, जो दवाइयाँ यूज हो रही हैं उसको हम क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। मेंटल हेल्थ को बढ़िया कर सकते हैं, कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन कर सकते हैं, ब्लड प्रेशर को मेंटेन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ यानी हेल्थ स्क्रीनिंग के जरिए। ठीक, नेक्स्ट क्या दे रखा है जी, हेल्थ स्क्रीनिंग। नेक्स्ट में लिखा ओटीसी मेडिसिन इंडिया। ओटीसी मेडिसिन के बारे में तुम्हें लिखना पड़ेगा। ओटीसी मेडिसिन यानी 6ठा नंबर क्वेश्चन, ठीक है, 42 पेज नंबर। ओटीसी मेडिसिन क्या होती है, ऐसी दवाइयाँ जो ओवर द काउंटर होती हैं, जो आप नॉर्मल प्रयोग कर सकते हैं, कोई भी बंदा प्रयोग कर सकता है, कोई टेंशन नहीं है। तो इस पर नोट तुम्हें लिखना पड़ेगा। तो ओटीसी मेडिसिन यहाँ पर क्या होती है, जैसे ओटीसी का फुल नेम लिखिएगा, ओवर द काउंटर मेडिसिन, सिंपल से समझिए। ऐसी दवाएं जो बिना प्रिस्क्रिप्शन के तुम ले सकते हो, जैसे बुखार हो गया, खांसी हो गया, सर्दी हो गया, जुकाम हो गया, तो खुद ही जाके आपको क्या बोलोगे, जैसे बुखार हो गया भाई पैरासीटामॉल लो, दर्द हो रहा है तो ये, ठीक है, तो ये अपने आप कर लेते हैं, तो उसे ओटीसी मेडिसिन बोलते हैं। तो ओटीसी मेडिसिन द ओवर द काउंटर। ओटीसी मेडिसिन आल्सो नोन है नॉन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग, इसे क्या बोलते हैं, नॉन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग से बोलते हैं। दे कैन बी सोल्ड तथा परचेज विदाउट प्रिस्क्रिप्शन, मतलब बिना किसी डॉक्टर की आवश्यकता के ऑर्डर के बिना इसे बेच सकते हैं और लोग खरीद भी सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। ओटीसी मेडिसिन आर दोर मेडिसिन विच आर द परचेज विदाउट एनी प्रिस्क्रिप्शन, बिना, ये तो लिखे हैं जी, ठीक है, बिना पर्चे के भी आप क्या कर सकते हैं, इसे ले सकते हैं। फ्यू ओटीसी मेडिसिन रिलीव द, जैसे एज मतलब क्या कर देती हैं, दर्द से काम करती हैं, पेन से भी काम हमें आराम मिलता है, ईचिंग से, वेयर आर द फ्यू देम से प्रिवेंट ट्रीट डिजीज, कुछ ऐसी बीमारियों को हम ट्रीटमेंट के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, उसे सही कर सकते हैं। सर वॉइस में थोड़ा रेडियो जैसे साउंड आ रहा है, ठीक है, इसका सेल खत्म हो गया एक्चुअली, नहीं तो ऐसा, ठीक है, चलो कोई टेंशन नहीं, अभी हम देख लेंगे, ठीक है। ये हो जाएगा। इसमें कौन कौन एग्जाम्पल आता है, जैसे पेन किलर, डाइक्लोफेनेक और पीसीएम, पैरासीटामॉल आता है तुम्हारे पास है, ये बताना, ठीक है, ठीक। अब इसमें तुम्हारे पास कौन कौन सी दवाएं, सबसे पहले पेन किलर मतलब डाइक्लोफेनेक पीसीएम आता है, ठीक है, और कंगेस्टन में तुम्हारे पैरेट आएंगे, खरीद के लिए चले जाएंगे, बस काम खत्म, ठीक है। सो देयर इज द ग्रेट डिमांड ऑफ फार्मासिस्ट फॉर ओटीसी मेडिकेशन, मतलब जितनी ज़्यादा डिमांड होगी ओटीसी मेडिसिन की उतनी ज़्यादा फायदा होगा किसी भी फार्मासिस्ट का। व्हेन दे आर द इसेंशियल पॉइंट टू, यानी लिखा है यानी कनेक्ट, ठीक है, यानी कंटैक्ट लिख दिया गया है, कनेक्ट यानी लिखा कनेक्ट फॉर द ओटीसी मेडिकेशन, दे शुड बी केयरफुली रिगार्डिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द, ठीक है, ओटीसी मेडिकेशन, मतलब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि इनिशियल स्टेज में ही क्या करेंगे, उनको देंगे। अब लार्ज स्टेज हो जाएगा तो यानी ये ओटीसी मेडिसिन नहीं दे सकते। दे आर रिक्वायर्ड टू लिमिट टू द फार्मेसी ऑफ ओटीसी मेडिसिन, उसकी भी लिमिट होती है, इतना ही तक दे सकते हैं, ज़्यादा देंगे तो दिक्कत हो सकती है। फार्मासिस्ट शुड बी द रेसेस अवेयर, लोगों को अवेयरनेस करेंगे इसके बारे में, सेफ्टी बताएंगे, करेक्ट यूज बताएंगे, डोज बनाएंगे, स्टोरेज कैसे करना ओटीसी मेडिसिन का, ये सबको मेंटेन करनी आपकी जिम्मेदारी बनती है। दे शुड अवेयर द पीपुल अबाउट द, ठीक है, डिसएडवांटेज ऑफ ओटीसी मेडिकेशन के बारे में देंगे, ठीक है। दे आर आल्सो गाइड एंड गिव एडवाइस टू, ठीक है, एडवाइस ऑन द ओटीसी ड्रग्स, इस पे लोगों के बारे में एडवाइस करेंगे अच्छे तरीके से जो काम करेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा इनके बारे में, ठीक, तो रोल हो जाएगा यहाँ से। नेक्स्ट में क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ये हो जाएगा। अब हम आते हैं 7वें नंबर क्वेश्चन पे। 7वां नंबर क्या, साइन एंड सिम्टम ऑफ सेल्फ केयर स्किन डिसऑर्डर। स्किन डिसऑर्डर यदि ये हो गया तो सेल्फ केयर एक्चुअल में आप कैसे करेंगे, इसको आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ठीक है। तो
तो यहाँ पर लिखा है सेल्फ यानी यानी स्किन डिसऑर्डर होएगा तो अपने आप को कैसे तुम सेल्फ केयर कर सकते हो। तो स्किन डिसऑर्डर ऐसी कंडीशन जिसमें आपके ठीक है स्किन पे चाहे क्लोग हो जाए, चाहे इरिटेशन हो, चाहे इन्फ्लामेशन हो जाए, चाहे स्किन से रिलेटेड या रेसेस हो जाए, या स्किन हो जाए या आपकी चेंज वाइट है यानी गुरहर है, करिया हो जाए, तो उससे दिक्कतें हो सकती हैं। तो ये क्या क्या कारण हो सकता है। सर्टेन लाइफ फैक्टर यानी लाइफ स्टाइल फैक्टर, मतलब आपकी लाइफ स्टाइल सही से नहीं है, उससे हो सकता है। यानी हेल्थ कंडीशन भी बता सकता है, जो स्किन ही बताता है। मे इफेक्ट द स्किन, जैसे मान लेते पानी नहीं पियेंगे तो आपकी स्किन थोड़ा सा ड्राइनेस हो जाएगी, ठीक है, तो समझ यार पानी की कमी हो रही है, ठीक है। कॉज द डीप यानी लिखा है डी डेवलपमेंट ऑफ स्किन डिजीज, जैसे बैक्टीरियल स्टॉक इन पोर, मतलब आपके जो पोर हैं, ठीक है, यहाँ पर जैसे पसीना निकल वहाँ पर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, वायरस के कारण से हो सकता है, एक्सपोजर टू सन मतलब बहुत तगड़ा धूप है उसके कारण से भी हो सकता है, जेनेटिक भी हो सकता है और फंगस भी हो सकता है, डायबिटीज, ये सब कारणों से क्या हो सकता है, स्किन डिसऑर्डर हो सकता है, ठीक है। तो ये कईयों कारण हो सकते हैं जिससे आपको प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट पे तुम्हारे पास लिखा सिम्टम, सिम्टम से पे आते हैं, एबनॉर्मल पिगमेंटेशन हो जाएगा आपके स्किन पे, पिगमेंटेशन जैसा ब्लैक ब्लैक हो जाएगा उस तरह से, सेरासिस हो जाएगा, सेरासिस मतलब ड्राई स्किन हो जाएगी, स्किन यानी पोर सोर हो जाएगा, अल्सर हो जाएगा, जिससे दिक्कतें हो सकती हैं। तो ये सब चीज़ें हो सकती हैं आपके बारे में। रेसेस, रेडनेस, वाइट, ये सब की हो सकती है, जैसे कभी कभी देखेंगे सफ़ेद सफ़ेद हो जाता है या लाल लाल हो जाता है, तो उससे साइन एंड सिम्टम देखने को मिलता है कि स्किन डिसऑर्डर हुआ। तो सेल्फ केयर कैसे करना है। शुगर तथा डेयरी फूड शुड बी अवॉइड, मतलब क्या करना, डेयरी प्रोडक्ट आपको थोड़ा सा स्लो डाउन कर देना है, ठीक है। और तुम्हारे पास क्या होगा, जैसे शुगर वाली चीज़ें नहीं खाना। मैनेज स्ट्रेस, स्ट्रेस को आपको कम करना है, ठीक है। गुड स्किन हाइजीन, हाइजीन आपको स्किन को हाइजीन रखना पड़ेगा अच्छे तरीके से। प्रॉपर क्लीन ऑफ स्किन थ्रू द सॉप, सॉप की मदद से क्या करिए, डिसइंफेक्टेंट वगैरह का प्रयोग करके आप काम कर सकते हैं, मतलब स्किन को साफ सुथरा रखना, प्रॉपर नहाना वहाना है, गंधौरा टाइप में नहीं रहना, ठीक है। इनटेक सफिशियंट क्वांटिटी ऑफ वाटर, मतलब क्या कर देना, लंबे समय तक आप क्या करेंगे, पानी पी के अपने आप को मेंटेन करेंगे, ठीक। तो ये हो जाएगा स्किन डिसऑर्डर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है जी, व्हाट आर द वेरियस टाइप ऑफ द कम्युनिटी फार्मेसी। कम्युनिटी फार्मेसी का तुम्हारे पास क्या करना पड़ेगा, अलग अलग टाइप बताता है। कम्युनिटी फार्मेसी जो पढ़े वहीं पर हम इसको चेप देंगे यहाँ से, ठीक है। तो इसको हम जिसको वहाँ पर PDF में डाल देंगे, ठीक, आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द फार्मेसी डिजाइन एंड इंटीरियर, मतलब फार्मेसी यदि बना रहे तो उसका डिजाइन कैसा होना चाहिए, इंटीरियर कैसा होना चाहिए, ये सब कुछ की देखने की जिम्मेदारी आपकी बनती है। तो ये 9वां क्वेश्चन में दिया गया है, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ फार्मेसी एंड डिज़ाइन दिया गया है अच्छे तरीके से। तो ये लिख रखा, देखिए फार्मेसी डिज़ाइन एंड इंटीरियर दिया गया। अब इसको कैसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ध्यान से सुनिए। लिख रखा द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ फार्मेसी वे, ठीक है, में वेरी विद द साइज एंड टाइप ऑफ बिजनेस, मतलब कितनी बड़ी आप फार्मेसी खोल रहे हैं उस पे डिपेंड करता है। सच है। जनरल ड्रग्स स्टोरेज, मतलब जो कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो जनरल पर्पज़ के लिए आप प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है, इसमें काम होता है। कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो लंबा तगड़ा खोलेंगे तो उसके लिए बहुत तगड़ा दुकान खोलना पड़ेगा आपको, तो वो चीज़ें हो रही हैं, ठीक है, हो गया। डेंजर तथा शेड्यूल यक्स डरा का स्टोर, मतलब क्या करना, कुछ ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो डेंजरस कैटेगरी के अंतर्गत आती हैं, तो उसको स्टोरेज कैसे करना है ये भी मेंटेन करने की जिम्मेदारी आपकी बनती है, ठीक। उसके बाद कोल्ड रूम तथा रेफ्रिजरेटर आपके पास होना ही होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी दवाइयाँ होती हैं जो रेफ्रिजरेटर में ही रखे जाते हैं, बाहर इसे आप नहीं रख सकते, उसको भी मैनेज करना आपकी जिम्मेदारी बनती है। बल्क ड्रग्स स्टोरेज करना आपकी, बल्क मतलब ला के ऑलरेडी रखे रहना दवाइयाँ, क्योंकि एडवर्स कंडीशन में मान लेते हैं आपके पास न है तो कैसे ट्रीट करेंगे, तो पहले से ला के स्टॉक अपना मेंटेन करेंगे जिससे काम हो जाएगा। वेटिंग एरिया होना चाहिए, डिस्पेंसिंग एरिया होना चाहिए, इतना एरिया होना चाहिए तुम्हारे पास है, ठीक है, दुकान खोलने के लिए। अब हम क्या कर देते हैं, ओ भाई ये क्या हो रहा है गुरुदेव, ठीक है, इसको सही से रख लो, ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब होता क्या, ध्यान से सुनिए, यहाँ पर हम डायग्राम एक बयान बनाते हैं प्यारा सा। फॉर एग्जांपल मान लेते, देखिए क्या होगा, यदि एक्चुअल में मान लेते 10 बाई 15 का आप रिटेल शॉप खोलना चाहते हैं, यानी 10 फीट लंबा 15 फीट तुम्हारे 10 फीट चौड़ा होना चाहिए, 15 फीट लंबा होना चाहिए, तो ये मान लेते हैं आपका हो रहा है, ठीक है। तो हो क्या रहा है, सबसे पहले तुम्हारे पास क्या रहेंगे, क्या मान लेते हैं यहाँ से आप एंट्रेंस खोल दिए, ठीक है, यहाँ से आप क्या कर दिए, एंट्रेंस डाल दिए,
यहाँ से, ठीक है, और यहीं आप उठा के क्या कर दिए, फ्रीज रख दिए। यब से क्या हो जाएगा, आपके सामने फ्रीज हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर रैक वगैरह बना देंगे, ठीक है, यहाँ पर रैक वगैरह बैठने की व्यवस्था बना देंगे, कोई टेंशन नहीं है। ठीक, अब हो क्या रहा है, उसके बाद यहाँ ये वाला जो पोर्शन है ये विंडो है, ठीक है, और यहीं पर बैठने की व्यवस्था कर देंगे, एक दरवाजा आप यहाँ लगा देंगे। यहाँ पर आएंगे लोग, देखेंगे, ठीक है, बैठेंगे आराम से। जब ज़रूरत रहेगी, ठीक है, जब ज़रूरत रहेगी तो आप यहाँ से देखिए, यहाँ से कोई ज़रूरत रहेगी तो यहाँ से कोई बंदा जाएगा, और ये आपका टोटल स्टोरेज एरिया। ये तुम्हारे पास फ्रीजर हो गया, ठीक है, फ्रीजर हो गया, ये सब पूरा एरिया तुम्हारे पास ऐसे कर देते हैं। ये भी रैक वगैरह बना देते हैं दवाइयाँ रखने के लिए। ये मेडिकल स्टोर है, ठीक है, ये एंट्रेंस गेम है, और ये शीशा उषा लगा दिए हैं जिससे देख पाए लोग, ये वेट करेंगे, ठीक है, वेटिंग वगैरह, ठीक है। तो ऐसे हो जाए, ये तुम्हारे पास मेडिकल स्टोर है, यहाँ पर हम दवा को क्या करेंगे, स्टोरेज करेंगे। ये फ्रीजर हो गया, ठीक है, स्टोरेज करेंगे यहाँ से। अब मान लेते हैं ऐसे ही रख देंगे, ठीक है, ऐसे करके यहाँ पर आप रहेंगे, और यहाँ पर एक दो कुर्सी रख देंगे, 2-3 कुर्सी बढ़िया से, ठीक। तो ये हो गया, और ये वेटिंग एरिया हो जाएगा, ठीक है, तो अपना काम हो जाएगा। तो इस टाइप से हमें क्या करना, अपने आप को करना पड़ेगा। या अब ऐसे ही भी नॉर्मल, बट ऐसे इतना बड़ा कोई खोलता वोलता नहीं है भाई। होता क्या, ये रोड है, ठीक है, ये रोड है, तो ये तुम्हारे पास रोड से आगे तुम्हारे पास ज़मीन है। यहाँ पर क्या कर देते हैं, तगड़ा डिस्प्ले लगाते हैं, मतलब डिस्प्ले मतलब शीशा उषा कागज लगवाते हैं, यहाँ पर भी रैक, इधर भी रैक, इधर भी रैक, और बीच में फ्रिज रख देते हैं। तो ये सिंपल सा हो जाता है। और अलग अलग रैक बना दिए, तो रैक के ऊपर रैक, रैक के ऊपर रैक लगा देते हैं, ठीक है, तो अपना काम करते हैं। नीचे बॉक्स वॉक्स बना देते हैं, फ्रिज व्रिज बना देते हैं, यहाँ टेबल रख देते हैं, काउंटर वगैरह यहाँ हो जाता है, ये पूरा काउंटर ही होता है। ठीक, इस टाइप से मेडिकल स्टोर डिजाइन किया जा सकता है। उसका इंटीरियर स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, तो थोड़ा सा लिख के आप थोड़ा सा डिजाइन बना देंगे, अपना काम हो जाएगा। ठीक, फाइनेंस प्लानिंग क्या होती है, इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंस प्लानिंग, इसका तुम्हारे पास फाइनेंस प्लानिंग की जरूरत क्या होती है, इसको पूरा डिटेल में बताना पड़ेगा। ठीक है, अब बताइए, पैसा नहीं रहेगा तो भाई दवाई कैसे खोलेंगे, दुकान नहीं खोल पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है फाइनेंस प्लान, यानी प्लानिंग क्या होती है, इसके बारे में आपको बताना पड़ेगा। तो क्या होता है, कैसे होता है, ध्यान से सुनिए आपके बाद। फाइनेंस प्लानिंग इज अ प्रोसेस बाई collecting and using money systematically to stabilize the run a community pharmacy efficiently। यानी efficiently होता क्या, जैसे मान लेते हैं आपको efficiently खोला जाए, मतलब आप ज़रूरत के अनुसार अपनी मेडिकल स्टोर खोलें, तो आपको फाइनेंशियल तगड़ा पैसा होना चाहिए। ठीक है, तभी तो आप कर पाएंगे। ठीक है, तो वो मनी को हम यानी दवा को पहले कलेक्शन करने के लिए मनी का कलेक्शन करना पड़ेगा, तो उसे फाइनेंस प्लानिंग बोला जाता है। फाइनेंस प्रॉब्लम बोले तुरंत प्लानिंग जिसे बोलते हैं। ठीक है, जैसे आप मेडिकल स्टोर खोलेंगे तो प्लानिंग करेंगे कि हमें इतना पैसा रहेगा तो ये ऐसा मेडिकल स्टोर खोल सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको करना पड़ेगा। तो लिखा फाइनेंशियल प्लानिंग आल्सो कैरी आउट द कंट्रोल फंक्शन विच कंपेयर द एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ द ड्रग्स स्टोरेज विद द प्लान 1 होता है। कहने का मतलब जैसे कोई कह रखा है, जैसे फाइनेंशियल प्रॉब्लम क्या होती है, नहीं अभी उठा फेंक देंगे मोबाइल प्रॉब्लम 50 बार बोल रहे हैं। ठीक है, कैरी आउट कंट्रोल फंक्शन। ठीक है, अब यही जब ज़्यादा लेंदी वीडियो हो जाता लंबा ना, तो दिक्कत होती है। ठीक है, फंक्शन विद द कंपेयर एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ द ड्रग्स स्टोर, मतलब कितनी हमें दवाइयाँ रखनी है, स्टोरेज कितना करनी, उसका प्लानिंग करेंगे, उसी के अनुसार हम क्या करेंगे। ठीक है, प्लानिंग के अनुसार ही क्या करेंगे, हम अपना पैसा स्टोरेज करेंगे। अब इसके लिए क्या क्या चीज़ होना चाहिए, परचेज आर तुम्हारे पास, ठीक है, हायर रूम, पहले क्या करेंगे, एक रूम हायर करेंगे, उसमें पूरा इक्विपमेंट लगाएंगे। परचेज मटेरियल सेल, मतलब क्या क्या चीज़ हमें सेल करना, उसका भी हम लिस्टिंग करेंगे। पे रेंट एंड सैलरी टू इलेक्ट्रिक बिल, मान लेते तुम्हारे पास रूम का भी भाड़ा देंगे, इलेक्ट्रिसिटी का भाड़ा देंगे, और मान लेते तुम्हारे पास कोई बंदा था आपके यहाँ काम कर रहा था, उसकी भी सैलरी हमें देनी ही पड़ेगी, फिर तो काम करेगा नहीं भाई। ठीक है, तो वो चीज़ें यहाँ पर होती हैं, तो उसी को क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल पैसे करने का काम होता है। अब तेरे पास फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग, क्या काम क्या होता है, एनालिसिस द बिजनेस इक्विपमेंट फॉर द ड्रग्स स्टोरेज, मतलब इक्विपमेंट हमें देखना कि ड्रग्स स्टोरेज हमारे यहाँ कितना हो सकता है, उसके अनुसार प्लानिंग करना पड़ेगा। बिजनेस को डिजाइन करना पड़ेगा, उद्देश्य देखना पड़ेगा, गोल करना पड़ेगा, हमें दवाइयाँ कितनी स्टोरेज करनी है। क्रिएट बजट, बजट को क्रिएट करना पड़ेगा टू डिटरमाइन टोटल कास्ट इन्वॉल्वमेंट, तो हमें बजट देखने के अनुसार कितना इन्वेस्ट कर सकें कि हमें फ़ायदा हो सके। ठीक, बजट के अनुसार किया जाता है। डिटेल एनालिसिस एंड क्वालिफिकेशन ऑफ मेडिकल रिसोर्सेज, मतलब क्या करेंगे, डिटेल एनालिसिस करेंगे और तुम्हारे पास क्वालिफिकेशन करेंगे मेडिकल रिसोर्सेज का, तो ये सब तुम्हारे पास फाइनेंस का फंक्शन हो जाएगा। ठीक, तो ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगी, प्लानिंग हो जाएगी। ठीक है, प्लानिंग हो जाएगी और पर्पज हो जाएगा और के सामने, ठीक है, फंक्शन हो जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा, SOP यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉर डिजाइनिंग ऑफ मेडिसिन के बारे में दिया गया है।
ठीक है। तो एसओपी को पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करना पड़ेगा और ये भी देखा जाए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, ठीक है। अब यह सामने लिख रखा है एसओपी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। अब ये एसओपी गुरुदेव क्या होता है इसके बारे में ध्यान से सुनिए। एसओपी मतलब कोई मेडिसिन दवा बनानी है, ठीक, दवा बनानी है तो बार बार पूछना पड़ेगा भैया कैसे बताओ कैसे होगा। तो एक कागज़ होता है, स्टेप बाय स्टेप सब कुछ लिख के चिपका दिया जाता है, उसी के अनुसार आपको दवाइयाँ बनानी है, यानी मशीन को उसी तरह से आपको ऑपरेट करना है, यानी चलाना है। तो सिंपल सा क्या होगा, एक ऑपरेटिंग मतलब जो तुम्हारे पास कोई मशीन है तो उसको प्रोसीज कैसे करना, कैसे एक्चुअल में चालू करना, कैसे क्या डालना, क्या चीज़ करना पड़ेगा, जैसे टैबलेट बनाना पड़ेगा, ठीक है। दो यानी उसका जो हॉपर होता है, डोंगा में मटेरियल डाल देंगे, पंचिंग करके वो निकालेगा, तो वो सब प्रोसेस होता है स्टेप बाय स्टेप। तो वही जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस समझाता है उसी को एसओपी बोलते हैं। तो लिखा है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर आर, ठीक है, रिटेन प्रोटोकॉल होता है, ठीक है। एक तुम्हारे पास रिटन प्रोटोकॉल लिखा जाए तुम्हारे पास प्रोसीजर द फार्मेसी और स्टार्टिंग द वे ऑफ द फार्मेसी, मतलब कोई भी चीज़ स्टार्ट करने से पहले ये प्रोसीजर आपको फॉलो करना पड़ेगा, जिसको हम एसओपी बोलते हैं। एसओपी प्रोवाइड द क्वालिटी सर्विस, ये क्वालिटी सर्विस प्रोवाइड करता है। करेंट फॉर्म ऑफ एसओपी फॉर द डिस्पेंसिंग सप्लाई प्रोसेस इज द एक्सटेंसिव सिंस जनवरी 2005 में से लागू किया गया था। इंश्योर क्लिनिकल गवर्न ऑफ द डिस्पेंसिंग प्रोसीजर करने का काम करती है। फिर क्या लिख रखा है, लार्ज कंपनी यानी बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं विद द मल्टीपल फार्मासिस्ट, बहुत सारे फार्मेसी रहते हैं, ठीक है, मे हैव द सिंगल एसओपी कवर द इंटायर फार्मेसीज, मतलब इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां होती कैसे सब ऑपरेट करना, अलग अलग की ये मशीन अलग चलती है, ये मशीन अलग चलती, वही एसओपी के अनुसार सारी वो तुम्हारे पास इक्विपमेंट हो गया और तुम्हारे पास जितनी मशीनें होती है उसी के अकॉर्डिंग ही चले। ऑब्जेक्टिव आप तुम्हारे पास एसओपी का उद्देश्य क्या होता है, इनहांस द यानी क्वालिटी ऑफ सर्विस, मतलब क्वालिटी ऑफ सर्विस को इम्प्रूवमेंट करेगा, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बना रहे हैं। प्रॉपर यूनिफॉर्मली ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है, प्रोवाइड सर्विसेज, मतलब प्रॉपर ये क्या करेंगे, यूनिफॉर्मली देखा जाए सर्विस प्रोवाइड करेंगे। इलिमिनेट इरर को ये क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। राइज द स्टेटस ऑफ फार्मासिस्ट, यानी फार्मासिस्ट की स्टेटस को क्या कर सकते हैं, ये बढ़ा सकते हैं, ठीक है। फिर प्रिपरेशन ऑफ एसओपी में क्या होना चाहिए, सबसे पहले सोचना पड़ेगा ऑब्जेक्टिव, यानी पर्पज ऑफ एसओपी क्या होता है। स्कोप वर्क, ठीक है, एरिया ऑफ वर्क टू बी कवर बाय द एसओपी, कितने कितने एरिया में कर सकता है, वो क्लियर यानी क्लियर होना चाहिए तथा स्टेज मेकअप प्रोसेस होना चाहिए, ठीक, उसे स्टेज बोला जाता है। फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, फिर अदर यूजफुल इन्फॉर्मेशन और फिर रिव्यू, ये सब स्टेप करते थे, इसी के अकॉर्डिंग हमारा एसओपी चलता है। ये नहीं लिखेंगे तभी कोई टेंशन नहीं। एसओपी का फायदा क्या होता है, इंप्रूव द क्वालिटी, किसी भी ड्रग्स की क्वालिटी को इंप्रूव कर सकता है। एसओपी इंश्योर करता है और मेंटेन करता क्या हुआ, लेवल ऑफ सर्विस प्रोवाइड करता है। मेंटेन द गुड फार्मेसी को मेंटेन करने की जिम्मेदारी एसओपी की होती है, ठीक। तो ये हो गया एसओपी के बारे में। और एसओपी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको पूरी प्लीज़ आप ध्यान से पढ़िएगा। एसओपी हो गया, ऑब्जेक्टिव हो गया, ये नहीं लिखेंगे, इसका एडवांटेज लिख देंगे तब भी काम हो जाएगा, ठीक। तो इस तरह से देखा जाए तो हमने पार्ट ए 20 को अच्छे तरीके से देख लिया। अब हम पार्ट सी की तरफ रुक करते हैं, यहाँ से आप अच्छे तरीके से आपको समझाते हैं। पार्ट बी तुम्हारे पास, ठीक है, इसके नीचे कुछ रख देते हैं, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, पार्ट सी हो जाएगा। पार्ट सी में तुम्हारे पास क्या क्या दिया है, ध्यान से सुनिए। पहला क्वेश्चन क्या दे रखा, हिस्ट्री ऑफ कम्युनिटी फार्मेसी इन इंडिया स्टार्टेड ओपनिंग द केमिस्ट शॉप इन ईयर, मतलब अपनी हिस्ट्री में देखा जाए तो सबसे पहली बार ओपनिंग यानी केमिस्ट्री की, यानी जो तुम्हारे पास केमिस्ट मतलब दुकान की जो ओपनिंग हुई थी कब हुई थी, 1911 में हुई थी या 1912 में, 1913 में, 1914 में। तो आपको बता देना चाहते हैं 1911 में हुई थी। अब जितने भी लोग यहाँ पर लाइव देख रहे हैं, ठीक है, वो कमेंट बॉक्स में भर भर लिखना स्टार्ट करिए, कि नहीं चुपचाप बैठा रह जाता तो मज़ा नहीं आता भाई, ठीक है। आपको स्टेप बाय स्टेप लिखना पड़ेगा। क्या लिख रखा है द प्रिपरेशन ऑफ एसओपी इन ए फार्मेसी इज रिस्पॉन्सिबल ऑफ, मतलब फार्मेसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी, एसओपी के चलाने प्रिपरेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी किसकी होती है, स्टाफ नर्स की या फिजिशियन की, नन ऑफ दीज, या तुम्हारे पास फार्मासिस्ट की। तो फार्मासिस्ट की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि फार्मासिस्ट ही दवाइयाँ बनाता है, अपना काम करता है एसओपी के अनुसार। अभी आप पढ़े हैं। पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन कार्ड सब प्रिस्क्रिप्शन कंटेन, ठीक है, डायरेक्शन टू द, ठीक है। अब बताइए जो यानी सब प्रिस्क्रिप्शन होता है वो किसके लिए होता है, ठीक है, किसके लिए होता है, फिजिशियन के लिए होता है, या तुम्हारे पास फार्मासिस्ट के लिए होता है, या स्टाफ नर्सेस के लिए होता है, ठीक है, स्टाफ नर्सेस के लिए होता है, या नन ऑफ दिस। अब बताइए जो प्रिस्क्रिप्शन ले जाता है, सब प्रिस्क्रिप्शन कौन देखता है, सब प्रिस्क्रिप्शन फार्मासिस्ट ही देखता है ना, तो फार्मासिस्ट इज करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा।
कम्युनिकेशन इज ए पार्ट ऑफ, कम्युनिकेशन आपके सामने जैसे किसी से आप संबंध बना रहे हैं, बोल चाल बना, तो कैसा होना चाहिए, हार्ड होना चाहिए, बोलेंगे तगड़ा तो मार हो जाएगी भाई आजकल। सॉफ्ट होना चाहिए, रफ होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए, शॉर्ट अगर नहीं, शॉर्ट में तो बस भाषा नहीं समझ पाए, सॉफ्ट होना चाहिए, तो इसको भर देंगे यहाँ पर। ईमेल एंड वेबसाइट आर द टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, मतलब ईमेल पे तुम कोई चीज़ टाइप कर पे भेजोगे, ऐसे नहीं ईमेल पे भेज देंगे हेलो दोस्त का हाल है, ऐसा नहीं, वो ठीक है, तो उस पर नहीं कर सकते, तो इस पर सब कुछ रिटेन के फॉर्म में होता है, तो राइटन लिख देंगे, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या लिख रखा है, पेशेंट काउंसलिंग इज द प्रोसेस यूनिडायरेक्शनल या बाई डायरेक्शनल, आपको बता देना चाहते हैं सब बहुत सारे बुक में लिखा हुआ है यूनिडायरेक्शनल होता है। अब बताओ पेशेंट जब काउंसलिंग करेंगे तो एक बार नहीं इसे कईयों बार पूछ सकते हैं कि मतलब इधर भी जा सकते हैं, मतलब ये क्लियर नहीं होता इधर जा सकते हैं, ये क्लियर हो गया तो आगे आगे पीछे दोनों जा सकते हैं, इसलिए बाई डायरेक्शनल बोला जाता है। ठीक, ये हो गया। लिखा है ए फेथफुल अदरेंस बाय द पेशेंट टू द प्रिस्क्राइबर, इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड, मतलब जो तुम्हारे पास पेशेंट के लिए यानी फेथफुल अदरेंस मतलब जिससे वो दवाइयाँ का अनुपालन कर सके, पेशेंट टू प्रिस्क्राइबर इंस्ट्रक्शन कॉल्ड, उसे क्या बोला जाता है, पेशेंट कंप्लीएंशन बोला जाता है, पेशेंट नॉन कंप्लीएंशन बोला जाता है, उसे पेशेंट कंप्लीएंशन बोला जाता है। ठीक, अब आते हैं स्फाइग्नोमीटर, ये यूज टू मेजर, स्फाइग्नोमीटर एक तरह का मशीन होती है जो ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है, यानी मेंटेन एक्चुअली में मापता है, तो ब्लड प्रेशर को मापने के लिए होता है। मेमोग्राम इज ठीक है, इज लुक फॉर द अर्ली साइन इन, मेमोग्राफ क्या होता है, मेमो मतलब मेमोरी ग्लैंड होती है। अब किसी फीमेल को ब्रेस्ट में कैंसर हो गया, मतलब छाती में कैंसर होगा, तो उसको डिटेक्ट करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, तो ब्रेस्ट कैंसर इधर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 9वां नंबर हो गया। 10वां नंबर पे आते हैं, डैश 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 इज द डिसऑर्डर इन विच द स्टूल बिकम हार्ड, ठीक है, ड्राई एंड तुम्हारे पास डिफिकल्ट टू पास फ्रॉम द यानी क्या होगा वॉवेल, मतलब क्या कर दिया ऐसी कंडीशन जिसमें हो कर रहा है आपके पेट में जो टॉयलेट है मतलब लेटरिन हो कड़क हो गई है, तो उसे कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन यानी कब्ज बन गया है। ठीक है, तो डायरिया में भर भर निकल जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन में देखा जाए हार्ड हो जाता है, तो हार्ड पे टिक मार देंगे यानी कॉन्स्टिट्यूशन टिक मार देंगे। नेक्स्ट में तुम्हारे पास मीन स्टडी ऑफ कॉज डेवलपमेंट ऑफ डिजीज, जब डिजीज की स्टडी करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, इटियोलॉजी बोलते हैं या इटियोपैथोजेनेसिस बोलते हैं, वो कैसे हमारे यहाँ पनप रहा है, ठीक, उसकी पूरी की स्टडी को हम क्या बोलते हैं, इथियोप यानी क्या बोला जाता है जी, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, इटियोपैथोजेनेसिस बोलते हैं। आप फार्माकोथेरापेटिक्स में इसके बारे में पूरा डिटेल में पढ़े होंगे। ठीक है, डैश 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 मीन प्रोसेस ऑफ वोमिटिंग, जब वोमिटिंग होती है तो उसे क्या बोलते हैं, इम्यूनीज बोला जाता है, नोजिया, नोजिया मतलब नाक से होता है, तो ऐसा तो कुछ नहीं होगा, उसे इम्यूनीज बोला जाता है। कितना आसान क्वेश्चन पूछा है जी। ओटीसी आर, ठीक है, प्रिस्क्रिप्शन तथा नॉन प्रिस्क्रिप्शन, ओटीसी बिना प्रिस्क्रिप्शन के आप ले सकते हैं, तो नॉन प्रिस्क्रिप्शन इधर करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट में क्या लिख रखा, अमाउंट द अमाउंट कंट्रीब्यूट बाय द, ठीक है, प्रोपिएट और पार्टनर, ठीक है, यानी इन द बिजनेस इज नोन है, जिसे कैपिटल बोलेंगे, कैसे मिल के जब काम कर रहे हैं तो उसे असेस्ट बोला जाएगा। नेक्स्ट में तुम्हारे पास VED एनालिसिस यानी मेथड में वी क्या है, ठीक है, सॉरी ई क्या है, VED, वी से तुम्हारे पास क्या होता है, वाइटल होता है, ई से इसेंशियल होता है, इसेंशियल कहीं दिया, इसेंशियल इकोनॉमी, तो इसेंशियल पे आप टिक मार देंगे। ठीक है, डी से डिजायरेबल होता है। मिनिमम इस पर रिक्वायर द रिटेल शॉप, रिटेल शॉप के लिए मिनिमम स्क्वायर यानी कितना होना चाहिए, ठीक है, मिनिमम जो तुम्हारे पास 10 मीटर स्क्वायर होना चाहिए, कहीं दिया है 100 मीटर, 10 मीटर पे टिक मार देंगे। मिनिमम प्रैक्टिकल ट्रेनिंग रिक्वायर फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मासिस्ट इज नॉट लेस देन, मतलब आप सेकेंड ईयर जब पास कर लें तो कम से कम 3 महीना तक आपको ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। 3 महीना मतलब 3×5 कम से कम आपको 8 घंटा ड्यूटी करनी पड़ेगी ना। ठीक है, तो 8 तिरिक 24, ठीक है, तो वो लगभग 500 घंटा लोग कहते हैं। ठीक है, 500 घंटा होना चाहिए। ठीक है, तो कम से कम 8 से लेकर 10 घंटा आपको ड्यूटी करनी पड़ेगी डेली, तब काम होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा इनके बारे में। आरोग्य सेतु ऐप लॉन्च बाय द गवर्नमेंट इंडिया ड्यूरिंग द फाइट अगेंस्ट, मतलब हम क्या करें, जब कोविड-19 से लड़ रहे हैं तो आरोग्य सेतु हमारे अगल बगल कितने तुम्हारे पास कोरोना है तो उसको डिटेक्ट करता था, तो कोविड-19 के लिए प्रयोग किया जाता था। ऑनलाइन फार्मेसी जिसे ई फार्मेसी इज आल्सो नोन है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, वेब ड्रग्स स्टोरेज बोला जाता है, वेब ड्रग्स स्टोरेज बोला जाता है। यहाँ से लिख रखा है पेटी केस बुक इज द बुक ऑफ अकाउंट विच रिकॉर्डेज अमाउंट, में क्या होना चाहिए, जैसे पेशी कैट में तुम्हारे पास माइनर कोई छोटा मोटा काम हो रहा है, जैसे कि 2 रुपया बिक रहा सामान, 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया, तो उसे माइनर के अंतर्गत रखा जाएगा। अब लाखों का ट्रांजैक्शन उसमें थोड़ी ना कोई करता भाई। ठीक, तो ये तुम्हारे पास था किसके बारे में, हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी के बारे में फुल एंड डिटेल में आपका पेपर सोल्यूशन। इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया, उसको आप अच्छे तरीके से लेके कभी भी कॉन्टेक्ट करके आप मंगा सकते हैं। ठीक, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।